हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों 23 जून को री नीट का एग्जाम एनटीए ने कंडक्ट कराया उन सभी 1563 बच्चों के लिए जिनके लिए ग्रेस मार्क्स का आपको पता है, जिन्हें पहले ग्रेस मार्क्स दे दिए गए थे और फिर उसको विड्रॉल कर लिया गया। तो यस, ये री नीट का एग्जाम हो गया है। अभी बाकी के एस्पिरेंट्स के लिए क्या होने वाला है वो सारी चीजें अभी तक क्लैरिफाई नहीं है। यस, गवर्नमेंट की तरफ से पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, होपफुली सबके फेवर में ही डिसीजन आएगा। बट री नीट का पेपर होगा या नहीं होगा वो तो एक अलग बात है बच्चों। ये जो फिलहाल पेपर हुआ है, ये जो क्वेश्चन पेपर कंडक्ट हुआ है 23 जून को एनटीए ने जो कंडक्ट करवाया है, इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना सभी नीट एस्पिरेंट्स के लिए, जो फ्यूचर नीट एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए आई थिंक बहुत जरूरी है। आपने अगर इस क्वेश्चन पेपर को देखा हो तो ये काफी बैलेंस्ड क्वेश्चन पेपर था बच्चों। इसमें हर चैप्टर से उतने ही क्वेश्चंस लगभग पूछे गए जितना उस चैप्टर का वेटेज रहता है। लास्ट कुछ ईयर्स में जो वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन रहा है वही इस चैप्टर में मेंटेन्ड था। सबसे अच्छी बात कि जो क्वेश्चंस थे वो जो मोस्ट फ्रिक्वेंट टॉपिक्स होते हैं ना, जिनसे हमें चीजें हम पढ़ते हैं, बार बार आपको कहते हैं कि इनको पढ़ लो, इनसे मोस्ट फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आता है, उन्हीं से क्वेश्चंस पूछे गए। एंड क्वेश्चन पेपर स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड था, है ना। यानी ऐसा नहीं था कि जैसे बच्चों के मन में एक डर होता है कि यार री नीट का पेपर है तो पता नहीं क्या ही पूछ लेंगे, हम कैसा परफॉर्म कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। पेपर वॉज कंप्लीटली बैलेंस्ड, बल्कि एक अच्छा मतलब इजी टू मॉडरेट पेपर था। मैं ये नहीं कहूंगी बहुत टफ पेपर था, और मॉडरेट में भी जो क्वेश्चंस का लेवल था वो अच्छा था। जिसने एनसीईआरटी को तरीके से पढ़ा है, जो कॉन्सेप्चुअली पढ़ा है, वही इसको कर पाएंगे। और मैच द कॉलम क्वेश्चंस की भी खासियत इस बार मैंने ये देखी, अभी तक जो मैच द कॉलम क्वेश्चंस आ रहे थे, जैसे लास्ट ईयर थे, इस बार का जो मेन पेपर हुआ था उसमें थे, एक चॉइस आपको पता है तो आपको आंसर मिल जाएगा। इस बार ऐसा नहीं था, आपको मैच द कॉलम के लगभग 35 क्वेश्चन इस पेपर में पूछे गए हैं बच्चों, बायो के पेपर में। और इसमें आपको फर्स्ट ऑप्शन से सिर्फ आंसर नहीं मिलेगा, आपको कोई एक चॉइस या एटलीस्ट 3 चॉइसेस आप जब पता होंगी तब जाके आप उस क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, यानी बच्चे को पूरी तरह से चेक किया जा रहा है, जज किया जा रहा है कि वो नीट क्रैक करने के लिए, मेडिकल सीट पे जाने के लिए कैपेबल है या नहीं। ओके, सो दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट। जो भी बच्चे दोबारा नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वॉट एवर री नीट होगा, नीट 2025 होगा, वो इन चीजों का खास ध्यान रखें कि आपको अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस स्ट्रांग बनानी है, एनसीईआरटी पे पकड़ बनानी है, और हर चीज को बहुत ही बारीकी से अच्छे से पढ़ना है। ओके, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी का पेपर डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। वही बॉटनी जूलॉजी 2 सेक्शन में पेपर था, टोटल 100 क्वेश्चंस थे जैसे आता है, ठीक है। तो हम वन बाय वन सभी क्वेश्चंस को देख लेते हैं, थोड़ा क्विकली सॉल्व करते हैं जिससे आपका बहुत ज्यादा टाइम ना जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको इकोलॉजी से दिख रहा है, द रीजन्स विद हाई लेवल ऑफ स्पीशीज रिचनेस। आई थिंक फर्स्ट वर्ड ही आपको अपने आप में बता रहा है, जहां पर स्पीशीज रिचनेस होता है और हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म होता है, बट स्टिल अ लॉस ऑफ 70% ऑफ द स्पीशीज एंड हैबिटेट आर आइडेंटिफाइड। तो यू नो ऐसी जगहों को कहा गया बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, जो कि एक इन सिटू कंजर्वेशन का मेथड है। Which of the simple tissue are commonly found? देखो प्लांट टिश्यूज, जो न्यू एनसीईआरटी में टिश्यूज वाला पार्ट हट गया ना, बट हम आपको कहते हैं कि प्लांट टिश्यूज आपको प्रिपेयर करना है, तो वहां से मेन पेपर में भी क्वेश्चन था, इसमें भी डाला गया, ठीक है। तो प्लांट टिश्यू सब बच्चे अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। Which of the following simple tissues are commonly found in fruit walls of nuts and pulp of pear? है ना, क्लियर कट एनसीईआरटी में लिखा है। मैंने आपको पढ़ाते वक्त भी बताया था कि जो चीकू या नाशपाती वगैरह अपन खाते हैं उसमें जो ग्रिटीनेस होती है, बीच बीच में जो छोटे छोटे स्टोन टाइप स्ट्रक्चर आते हैं, वो एक्चुअली में होते हैं स्क्लेरेनकाइमा के, और स्क्लेरेनकाइमा में उन स्टोन सेल्स को पर्टिकुलरली कहा जाता है स्क्लैरिड्स, है ना। स्क्लेरेनकाइमा फाइबर की फॉर्म में भी होता है, बट वो जाइलम फ्लोएम में होता है। जबकि अगर हम फ्रूट वॉल की बात करें या इनमें टी लीव्स की बात करें तो वहां पर आपको मिलेंगी स्क्लैरिड्स, जिनको की ध्यान रखना स्टोन सेल्स भी कहते हैं। ओके, अच्छा क्वेश्चन था। देन क्रोमोसोम का क्वेश्चन पूछा गया बच्चों। इन अ क्रोमोसोम देयर इज अ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग रेप्लिकेशन। तो जेनेटिक्स से क्वेश्चन था, यू नो, जहां पर भी रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है दैट इज कॉल्ड ओराई। ओके, सिंपल क्वेश्चन। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, ठीक है। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन इस बार लगभग 15 से 20 क्वेश्चंस थे बच्चों। व्हेन मेनी एलील्स, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में आपको एंड तक हर वर्ड को ध्यान से पढ़ना है। व्हेन मेनी एलील्स ऑफ अ सिंगल जीन, है ना, एक जीन के बहुत सारे एलील्स गवर्न अ कैरेक्टर, इट इज कॉल्ड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। जीन यहां पर एक ही है और उसके एलील्स क्या है, बहुत सारे हैं, तो वो कह रहा है क्या आप इसको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहेंगे। और स्टेटमेंट सेकंड में कह रहा है इन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस द इफेक्ट ऑफ ईच एलील इज एडिटिव। ये तो बिल्कुल ठीक है बच्चों, है ना। इस वाले स्टेटमेंट को एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं हम।
व्हेन मेनी एलील्स ऑफ अ सिंगल जीन गवर्न अ कैरेक्टर इट इज कॉल्ड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अब देखो यहाँ पर एक चीज है जो थोड़ी सी डाउटफुल है कि मैनी एलील्स तो होते हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में हम पढ़ते हैं मैनी एलील्स तो होते हैं, बट वहां पर जीन्स भी तो बहुत सारे होते हैं ना। हर जीन, जैसे हम कहते हैं कि स्किन कलर के लिए 3 जीन है ए बी सी, फिर तीनों के कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, है ना। तो आई थिंक सिंगल जीन यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, मैनी जीन्स होना चाहिए था, इसलिए ये स्टेटमेंट हो गया है गलत। बट ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हुआ, स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स while statement second is true, option 2। next ये क्वेश्चन है फोटोसिंथेसिस से, which of the following are required for the light reaction of photosynthesis। ध्यान से आप पढ़ेंगे क्वेश्चन को। अगर किसी बच्चे ने यहाँ पे लाइट रिएक्शन वर्ड नहीं पढ़ा, सिर्फ ये पढ़ लिया कि भाई फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए, तो आप CO2 भी टिक कर दोगे, H2O भी कर दोगे, लाइट भी कर दोगे और क्लोरोफिल भी कर दोगे। यू नो ऑक्सीजन तो बाय प्रोडक्ट है, बट लाइट रिएक्शन की अगर बात आ जाती है तो फिर हम CO2 को भी चूज नहीं कर सकते क्योंकि वो डार्क रिएक्शन में यूज होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हुए C, D एंड E, यानी कि ऑप्शन 2। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही ये चीजें स्ट्रांग होंगी। नेक्स्ट साइंटिस्ट के नाम पर बेस्ड क्वेश्चन था बच्चों। यू नो फ्लेमिंग ने क्रोमैटिन टर्म को डिस्क्राइब किया था, रॉबर्ट ब्राउन मैंने आपको कई बार याद कराया, एन फॉर न्यूक्लियस। तो ए का सेकंड, देखो ए का सेकंड 2 ऑप्शंस में है, सो वी शुड नो बी का फोर्थ, तब हम कर सकते हैं ऑप्शन 1। बाकी आप देख सकते हैं सी यानी कि पैलेट, राइबोसोम से मैच करेंगे, राइबोसोम्स को पैलेट पार्टिकल्स भी कहते हैं, और गोल्जी ने सिंपली गोल्जी बॉडीज के बारे में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, अगेन मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन है जेनेटिक्स से। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल सबको पता है ना, एकदम अच्छे से पढ़ते हो आप। एंटीराइनम मेजर्स, डॉग फ्लावर, स्नैपड्रैगन भी कहते हो, उसमें फ्लावर कलर जिसमें रेड और व्हाइट का क्रॉस कराने पर पिंक कलर आता है। ठीक है, तो देखो ए का सेकंड 2 ऑप्शंस में है। मैंने कहा ना इस बार ऐसा नहीं चलेगा कि एक चॉइस पता है और आपको मार्क्स मिल जाएंगे, एटलीस्ट आपको 2 से 3 ऑप्शंस पता होने चाहिए। सो कोडोमिनेंस आपको पता है, ए बी ब्लड ग्रुप हमारे में सबसे बेस्ट एग्जांपल है, तो बी को फर्स्ट से मैच कर दें क्या, तो यस आंसर हो जाएगा 2, जिसमें प्लियोट्रॉपी को उन्होंने मैच किया है PKU से, यस, और पॉलीजेनिक को स्किन कलर से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। Which of part of the ovule store reserve food material। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यू नो ओव्यूल का जब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो उसमें जो सबसे सेंट्रल टिश्यू होता है पूरा का पूरा, जिसको आप न्यूसेलस कहते हो, वहां पर रिजर्व फूड स्टोर रहता है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा न्यूसेलस। ठीक है, कुछ क्वेश्चन तो बहुत डायरेक्ट थे, मतलब बैलेंस था पेपर, कई जगह पे आपको दिमाग लगाना भी था, कई डायरेक्ट भी हो रहे थे। ओके, which is not found in gymnosperm। जिम्नोस्पर्म में इनमें से क्या नहीं मिलता, अगेन एनाटॉमी में हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, वेसल्स इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, तो वेसल्स आपको जिम्नोस्पर्म में नहीं मिलेंगी। देन विच इज नॉट इंक्लूडेड अंडर इन सिट्यू कंजर्वेशन। एक और क्वेश्चन आ गया इन सिट्यू पे, इनमें से कौन सा इन सिट्यू नहीं है, तो आपको इसमें से सारे ऑप्शंस आप देखेंगे, ये सब तो हम इन सिट्यू में पढ़ते ही हैं। बोटैनिकल गार्डन्स एंड जूलॉजिकल पार्क्स जो हैं वो एक्स सिट्यू कंजर्वेशन में आते हैं। इसमें कंफ्यूजन भी होता है कई बार, स्पेशली इसमें हो जाता है, एक तो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक है वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स। तो सफारी पार्क्स बच्चों एक्स सिट्यू है, जबकि सेंचुरी इन सिट्यू है, दिस यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, देन स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन था बायोटेक्नोलॉजी से। इंडियन गवर्नमेंट हैज सेट अप GEAC, बिल्कुल ठीक बात है, विच विल मेक डिसीजंस रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ GM रिसर्च, यस। स्टेटमेंट 2 कह रहा है बायोपायरेसी इज द टर्म यूज्ड टू रेफर द यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज। बायोपायरेसी बायो रिसोर्सेज का यूज है किसके थ्रू, बाय नेटिव पीपल। गलत हो गया ना, अगर वहीं के लोग उसको यूज कर रहे हैं तो फिर धोखाधड़ी कैसी। पायरेसी तो उसको कहते हैं जब कोई फॉरेन नेशनल्स या कोई MNCs उस प्रोडक्ट को बिना नेटिव्स की परमिशन के यूज करे, तो ये गलत हो गया। सो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 हो जाएगा ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 हो जाएगा फॉल्स, ऑप्शन 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, वेरी सिंपल क्वेश्चन। पॉलन ग्रेन रिमेन प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स। पॉलन्स का फॉसिलाइजेशन किस लेयर की वजह से होता है बच्चों, सिंपली एक्साइन लेयर। आपको ध्यान होगा एक्साइन में स्पोरोपॉलिन होता है जिसे कि डिग्रेड नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया है, अच्छा प्लांट किंगडम से भी देखो अच्छा क्वेश्चन सेट किया है ना। जनरली ये वाले चारों एग्जाम्पल्स हम याद बहुत अच्छी तरह से करते हैं, बहुत कॉमनली नहीं पूछे जाते, बट इस बार पूछे हैं, दैट मीन्स पेपर का लेवल है। इनकरेक्ट पेयर आपको बताना था बच्चों, तो आपको एकदम एग्जैक्टली एनसीईआरटी के एग्जांपल्स दिए गए हैं। देखो स्फेनोप्सिडा अगर तुम्हें याद हो, चलो तुम्हें ये तो सबको याद होगा ना कि एडियंटम को वॉकिंग फर्न कहते हैं, और अगर फर्न आ रहा है तो ये भी सबको पता होगा कि फर्न्स जो है वो टेरोप्सिडा में आती है ना।
तो इसका मतलब एडियंटम फर्न है, ना कि स्फेनोप्सिडा है, तो ये गलत हो गया। वैसे मैं आपको बताऊं तो स्फेनोप्सिडा में आते हैं हॉर्स टेल्स, इक्विसीटम वगैरह, ठीक है। टेरोप्सिडा में ड्रायोप्टेरिस बिल्कुल ठीक है, साइलोप्सिडा साइलोटम, लाइको में लाइकोपोडियम और सिलाजिनीला। तो जो इनकरेक्ट मैच है वो हो गया ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द करेक्ट मैच। अगेन प्लांट किंगडम का ही क्वेश्चन है, ठीक है भाई, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन था। देखें आपको करेक्ट मैच बताना है, सारे एग्जाम्पल सही होने चाहिए, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में देखना सेड्रस है क्या, बिल्कुल है। पाइनस यस। सिक्वाइया टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है ये तो बच्चों, तो यहाँ सारे करेक्ट मैच है। बट फिर भी मैं कहूंगी इस तरह के क्वेश्चंस में एक बार बाकी ऑप्शंस देख लो, क्या पता कोई गलती हो गई हो तो चांसेस नेगेटिव मार्किंग के चांसेस कम हो जाते हैं। एंजियोस्पर्म में तुम्हें पता है सिक्वाइया नहीं हो सकता। ब्रायोफाइट्स में तुमको पता है ये मॉस है, स्फेग्नम मॉस है। पॉलीसाइफोनिया नहीं हो सकता। टेरिडोफाइट्स में पॉलीसाइफोनिया रेड एल्गी है ना। देन टेरिडोफाइट्स में तुम्हें पता है जिंकगो नहीं हो सकता, यानी ठीक है, वी आर राइट, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ठीक है। अगेन स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है बच्चों, जेनेटिक्स से देखो। इन प्रोकैरियोट्स आरएनए पॉलीमरेज is capable of catalyzing the process of elongation during transcription। एक एक लाइन पढ़नी पड़ेगी, क्या पता लास्ट में एप्लीकेशन लिखा होता। ये कह रहा है कि भाई प्रोकैरियोट्स में जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो उसमें 3 स्टेप आते हैं, इनिशिएशन, लॉन्गेशन, टर्मिनेशन। तो आपको ध्यान है इनिशिएशन में सिग्मा चाहिए होता है, टर्मिनेशन में रो चाहिए होता है। इलोंगेशन आरएनए पॉलीमरेज अकेला कर सकता है, हमारे में यूकैरियोट में तो तीनों ही स्टेप अकेले कर लेता है, पर प्रोकैरियोट्स में इलोंगेशन को ये अकेला पॉलीमराइज कर सकता है, तो इट इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2 कह रहा है आरएनए पॉलीमरेज एसोसिएट ट्रांजिएंटली विद रो फैक्टर, कुछ समय के लिए रो फैक्टर से जुड़ता है। कब? रो मतलब रोकना, रोकने के लिए, ना कि शुरू करने के लिए। जबकि इसने कह दिया टू इनिशिएट द ट्रांसक्रिप्शन, तो ये क्या हो गया? गलत। यानी यहाँ पे फर्स्ट है ट्रू एंड सेकंड है फॉल्स। देखो अच्छा क्वेश्चन है ना, मतलब इस तरह से क्वेश्चंस की फ्रेमिंग हुई है कि जिस बच्चे ने चीजों को अच्छे से डिटेल में पढ़ा हो, जितना नीट के लिए मेहनत करनी होती है, वही बच्चे क्वेश्चंस को कर पाएंगे, सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। फिर ये देखो, इनमें से आपको, आप पढ़ते हो ना जेनेटिक्स में न्यूक्लियोसाइड्स की नेमिंग और न्यूक्लियोटाइड्स की नेमिंग, तो उसमें हम पढ़ते हैं यूरिडिन, गुआनिन, गुआनोसिन, ये सब में तो अभी फॉस्फेट जुड़ा नहीं है, या तो ये अकेला नाइट्रोजनस बेस है या न्यूक्लियोसाइड है। आपको चुनना है न्यूक्लियोटाइड, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? सीधा सीधा एडिनाइलिक एसिड। हम अच्छे से सीखते हैं जब पढ़ते हैं कैसे नेमिंग की जाती है ना। अभी देखो इतना पॉसिबल नहीं है शॉर्ट सेशन में मैं तुम्हें नेमिंग करना वगैरह सब कुछ सिखाऊं, तुम्हें सब कुछ सीखना है, लगता है हमारे बेसिक कमजोर हैं। तो इसी चैनल पर मैंने अभी रिसेंटली एनसीईआरटी लाइन टू लाइन सीरीज अपलोड की है, हर चैप्टर का हर टॉपिक उसमें है बच्चों। आप उसके उन सेशंस को जरूर देखना, जो भी चैप्टर आपका वीक है मैं कहती हूँ उसको जरूर देखो, तुम्हें खुद फर्क दिख जाएगा कि तुम्हारी समझ में और कोई एक्सपीरियंस पर्सन अगर तुम्हें पढ़ा रहा है तो उसमें कितना अंतर होता है। ओके, नेक्स्ट मैच द कॉलम था मॉर्फोलॉजी से, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। वेक्सिलरी एस्टिवेशन तुम्हें पता है हमेशा सिर्फ फेबेसी में होता है, इनमें से फेबेसी का एग्जांपल है पी। ए का थर्ड से मैच करना है, देखो 3 ऑप्शन में दिया है, ठीक है, तो फिर हमें नेक्स्ट ऑप्शन देखना पड़ेगा। पेटल्स के साथ फ्यूज किसमें होते हैं? सी और ए किसमें फ्यूज होता है? सोलेनेसी फैमिली में। तो ब्रिंजल यहाँ पर ऑप्शन है बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो ठीक है, हमें मिल गया ऑप्शन 1। फिर भी अगर तुम देखना चाहते हो तो एपीफिलस, एपीफिलस का मतलब पेरियंथ और एंथर्स आपस में फ्यूज होते हैं, यानी कि लिली। और पेरीगाइनस फ्लावर्स पीच एंड प्लम में होता है, रोज, पीच एंड प्लम, तो दिस इज पीच, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट आता है, अच्छा देखो प्रेजेंटेशन के एग्जांपल से क्वेश्चन हमेशा आता है, इस बार भी था। क्या पूछा है आपसे? चाइना रोज, बहुत अच्छे से याद कर रखा है सबने। एक्साइल, मस्टर्ड, मा और पा, तो मस्टर्ड में पा यानी पेराइटल प्रेजेंटेशन। प्रिमरोज डीपी के लिए आप फ्री हैं, यानी फ्री सेंट्रल। और मैरीगोल्ड आपको पता है एस्टेरेसी फैमिली यानी बेसल, ठीक है। तो चाइना रोज को अगर एक्साइल से मैच करना है तो 2 ऑप्शंस हैं, इसमें दोनों में बी का फोर्थ सेम है, तो हमें सी पता होना चाहिए, तो सी का फर्स्ट, तभी आप करेक्टली इसको कर पाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है बच्चों? ये कहां से आया क्वेश्चन? अच्छा एनाटॉमी से एक और क्वेश्चन है, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ द प्रेशर ग्रेडियंट इन सीव ट्यूब्स। यू नो सीव ट्यूब में प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करने का काम कौन करता है? उनकी साथी सेल्स यानी कि कंपेनियन सेल। एनाटॉमी में बहुत ये मत समझना ट्रांसपोर्ट इन प्लांट से आ गया क्वेश्चन, एनाटॉमी में कंपेनियन सेल्स में ये चीज लिखी हुई है प्लांट टिश्यूज में। देखो प्लांट टिश्यूज से स्क्लैरिड वाला क्वेश्चन भी था, अगेन ये वाला क्वेश्चन भी आ गया। ओके नाउ
नाउ मीजोजोम इन अ सेल, ये कहां से आया क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है ना। मीजोजोम इन अ सेल, मीजोजोम क्या होते हैं, यू नो बैक्टीरिया में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो ऐसे अंदर की तरफ मुड़ जाती है, उसी को मीजोजोम्स कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस देखो, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर। अब देखो यहाँ पर तुम्हें लग सकता है एक नजर में कि हाँ भाई ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर है, लेकिन मेम्ब्रेन बाउंड नहीं कह सकते आप इनको, क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब हुआ मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल, जबकि प्रोकैरियोट्स में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होता, तो आप इसे चूज नहीं कर सकते बच्चों। चेन ऑफ मैनी राइबोसोम नहीं, ये तो पॉलीसोम के लिए आता है। स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द मोर एप्रोप्रिएट चॉइस। यस आई एग्री कि यहाँ पर बच्चे फर्स्ट और थर्ड में कंफ्यूज हुए होंगे, बट फर्स्ट और थर्ड में अगर आप मोस्ट लॉजिकल आंसर को चुनोगे तो वो होगा ऑप्शन 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स से क्वेश्चन था बच्चों। हार्मोन्स के फंक्शन आप सबको पता है। एब्सिसिक एसिड क्या करता है, एब्सिसिक एसिड इनमें से सीड को विदस्टैंड डेसिकेशन से बचने में मदद करता है, स्ट्रेस हार्मोन है। ए का सेकंड देखो, 3 ऑप्शंस में ए का सेकंड दिया है ना। इथाइलिन के इनमें से कौन सा फंक्शन सही है इथाइलिन के लिए, ये रहा, फीमेल फ्लावर्स इन कुकुम्बर, बहुत अच्छे से याद करते हैं हम, है ना, कई बार वाइवा में पूछती भी हूं मैं तुमसे। अब देखो ये भी 2 में दिया है, एंड तक ले जाया जा रहा है तुमको, उसी बच्चे को मार्क्स मिलेंगे जिसको अच्छे से पूरी चीजों की नॉलेज है। ये नहीं ऊपर ऊपर से हो गया भाई काम निकल गए, नहीं, अब नहीं चलेगा ये सब। जिब्रालिन की बात करें तो यस, ये बोल्टिंग को प्रमोट करता है, एकदम अच्छे से याद कर रखा है हमने ये फंक्शन भी। सो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 3 साइटोकाइनिन न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बायोटेक का क्वेश्चन था। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन की बात करें तो आपको पता है ई कोलाई से मिलता है, ए का सेकंड है। जीएम कॉटन, ये जो हम बीटी कॉटन, उसको जीएम कॉटन भी कह सकते हो, तो बीटी कॉटन को बनाने के लिए बटोलियस बैसिलस thuringiensis चाहिए, तो बी का 4th हो जाएगा, है ना। एडीए डेफिशिएंसी यस जीन थेरेपी से ट्रीट की जाती है, और एलिजा एक एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन है, सो ऑप्शन 4th। अच्छा वाह, अच्छा क्वेश्चन है। देखो रेस्पिरेशन इन प्लांट से जो आप ईटीएस के कॉम्प्लेक्सेस पढ़ते हो ना, उनके नाम जिस बच्चे को पता है वही इस क्वेश्चन को कर पाएगा। तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट सबको पता होगा, NADH डिहाइड्रोजनेज, अच्छे से पढ़ाया था मैंने आपको। ए का फर्स्ट अगेन 2 ऑप्शंस में है। सेकंड जिसको पता है, अगर तुम्हें याद हो तो सेकंड FADH2 में इन्वॉल्व होता था, और FADH2 सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज से बनता है, तो सेकंड का यहाँ पर 4th हो जाएगा, यानी कि बी का 4th ये रहा, सो ऑप्शन 2। अगर तुम्हें ध्यान हो तो थर्ड कॉम्प्लेक्स का नाम BC1 था, और जो सबसे आखिरी कॉम्प्लेक्स है वो साइटोक्रोम C, जो मोबाइल कैरियर आता है उससे इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाता है, इसलिए इसका नाम होता है C ऑक्सीडेज। मैंने अच्छे से पढ़ाया था तुम्हें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो चीजें हैं ना बच्चों, ये ऐसे ऊपर ऊपर से याद नहीं होती हैं, किसी को लगे कि हाँ मैम हमें तो याद ही नहीं आ रहा, आएगा भी नहीं। अगर आपने चीजों को अच्छे से डेप्थ में जाकर पढ़ा है, दिखने में बड़ा आसान क्वेश्चन है, बट आएगा तुम्हें तभी जब तुम्हें चीजों को डेप्थ में समझ आ रहा हो। यानी नीट 2025 के एस्पिरेंट्स इस बात के लिए तैयार हो जाएं कि सुपरफिशियली नहीं पढ़ना है आपको, मतलब पढ़ना सिर्फ एनसीईआरटी से, उसके बाहर नहीं पढ़ना, बट तरीके से समझ के डेप्थ में जाकर चीजों को स्टडी करना है। नाउ क्रायो प्रिजर्वेशन, अगेन देखो बायोटेक से, इकोलॉजी से क्वेश्चन आ गया। ये कंजर्वेशन टेक्निक्स पे काफी क्वेश्चन हो गए ना, 2 इंस्टीट्यूट पे थे, एक और आ गया एक्सीट्यूट पे। तो क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक इज यूज्ड फॉर, इसमें किसको यूज कर, मतलब किसके लिए यूज की जाती है, ध्यान है आपको, गैमीट्स प्रिजर्वेशन के लिए। सीधा सीधा थर्ड ऑप्शन दिख रहा है हमको, प्रिजर्वेशन ऑफ गैमीट्स इन वायबल एंड फर्टाइल कंडीशंस। पॉलन्स को भी प्रिजर्व करते हैं, और हम यहाँ पर पॉलन भी तो एक तरह के गैमीट्स ही हैं, तो ओवम को भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ इस तरह के क्वेश्चन से बड़ा डर लगता है ना एग्जाम में कि यार कितना टाइम कंज्यूमिंग है, बट एक बार पढ़ो, क्योंकि क्या पता आसान हो तो कर लो। अब सेक्शन बी में अगर ऐसा क्वेश्चन है तो ठीक है, तुम ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ सकते हो, बट अगर सेक्शन ए में है तो यू हैव टू अटेम्प्ट इट। सेल्यूलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, जब रेस्पिरेशन होता है, फूड का ब्रेकडाउन होता है, तो इट इज द ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, किसकी, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, बाय ऑक्सीडेशन, बिल्कुल ठीक है। द एंटायर सेल्यूलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, सारे के सारे स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं क्या, नहीं, ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में भी तो होता है। फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस अंडर एनारोबिक कंडीशंस इन जर्मिनेटिंग सीड्स, यस कह सकते हैं हम कि जो फर्मेंटेशन होता है वो कहाँ होता है, एनारोबिक कंडीशंस में होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये मत सोचना कि जर्मिनेटिंग सीड्स क्यों लिख दिया, नॉर्मली सीड जर्मिनेशन के लिए आपको क्या चाहिए,
नॉर्मली सीड जर्मिनेशन के लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन अगर हम ये कह रहे हैं कि एनारोबिक कंडीशंस हैं तो फिर उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या था, द फेट ऑफ पायरुवेट फॉर्म ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। भाई ये बोल रहा है कि ग्लाइकोलिसिस में जो पायरुवेट बना है उसका क्या फेट होगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा ना कि ऑर्गेनिज्म एरोबिक है या एनारोबिक है। अगर एनारोबिक है तो फर्मेंटेशन हो जाएगा, अगर एरोबिक है तो पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में जाके क्रैब साइकिल शुरू कर देगा। तो बिल्कुल ठीक बात है। वाटर इज फॉर्म ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एज अ रिजल्ट ऑफ ऑक्सीजन एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड गेटिंग रिड्यूस। यस, लास्ट में हम पढ़ते हैं ईटीएस में ऐसा ही होता है, ऑक्सीजन एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं और वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट बन जाता है। तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट स्टेटमेंट्स देखें बच्चों तो ए सी डी एंड ई, ए सी डी एंड ई फर्स्ट इज द करेक्ट वन। थोड़ा सा अगर मान लो जैसे मेरे दिमाग में आ रहा था कि यहाँ पर इन्होंने जर्मिनेटिंग सीड क्यों लिख दिया, अगर मैं इसको गलत भी मानती बच्चों तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें ए डी एंड ई हो, तो इसलिए यहाँ पर ये भी आपको इस तरह से भी कर सकते हो। इसमें एक ट्रिक और है, हालांकि एग्जाम में इतना ध्यान नहीं आता, बट मुझे ऑप्शंस देखकर दिख रहा है, देखो कि अगर किसी को पता है कि बी तो गलत है ही है और आप ऑप्शंस को ध्यान से देखोगे तो बी इन तीनों ऑप्शंस में था, यानी ये तीनों ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए, तो बचा ऑप्शन 1 ओनली, है ना। तो कई बार अगर थोड़ा स्मार्टली आप इस पेपर को अटेम्प्ट करते हैं, नीट के पेपर को घर पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, तो ये चीजें वहां मिल जाती हैं जो हमारा टाइम भी बचाती हैं और हमें कंफ्यूज होने से भी बचाती हैं। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, अगेन स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आ गया है। इन यूकैरियोट्स देयर आर 3 आरएनए पॉलीमरेज इन द न्यूक्लियस। यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में होता है, आरएनए पॉलीमरेज की बात हो रही है, ट्रांसक्रिप्शन की बात हो रही है। इन एडिशन टू द आरएनए पॉलीमरेज इन द ऑर्गेनल्स। सोचो क्या यूकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज ऑर्गेनल्स में भी होना चाहिए, बिल्कुल। माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में भी तो आरएनए बनता है, तो यस वहां पर भी आरएनए पॉलीमरेज है, चाहे से आपने डायरेक्टली नहीं पढ़ा बट यस लॉजिकली तो सही है ना, तो बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। ऑल द 3 आरएनए पॉलीमरेज, यू नो ना यूकैरियोट्स में 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये कह रहा है ऑल हैव डिफरेंट रोल, बिल्कुल ठीक है। हम याद करते हैं ना आरएमटी, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए, तो यहाँ पर बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, यानी कि ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन है जेनेटिक्स से। हिस्टोन्स क्या है भाई, तो एकदम सबको पता है, पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन है, बट एक चीज पता होने से अगेन आंसर नहीं मिल रहा है। 2 ऑप्शंस दिए हैं। सो न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम तो सब बच्चे पढ़ते ही हैं, डीएनए रैप्ड अराउंड हिस्टोन ऑक्टामर, यानी बी का 4th हो जाएगा, तो ऑप्शन 4। यूक्रोमैटिन हेटेरोक्रोमैटिन पता है, यू लूजली पैक्ड होता है, हेटेरो डेंसली पैक्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अगेन जेनेटिक्स से है ना, वो मेंडल वाला जो चैप्टर है उसमें लास्ट में एन्यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी दे रखा है, उसी पर क्वेश्चन बनाया, देखो अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड्स ड्यूरिंग सेल साइकिल। अगर क्रोमैटिड सेग्रीगेट नहीं हो रहे हैं तो या तो गेन ऑफ क्रोमोसोम होगा या लॉस ऑफ क्रोमोसोम होगा, ठीक है, इज कॉल्ड एन्यूप्लॉइडी। सही है ये बात, इसको एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। अगर होल सेट ऑफ क्रोमोसोम में लॉस या गेन होता है तो वो तो पॉलीप्लॉइडी बन जाएगा ना बच्चों। देखो यहाँ पे 2 चीजें गलत हो सकती हैं, या तो आप कह दो कि यहाँ पर होल सेट नहीं लिखते, अगर एन्यूप्लॉइडी की डेफिनेशन देनी थी तो होल सेट की जगह इनको लिखना चाहिए था इन अ सिंगल क्रोमोसोम और 2 क्रोमोसोम, तो हम कहते हैं कि +1 या -1 हो जाएंगे क्रोमोसोम, तब तो उसको एन्यूप्लॉइडी कह सकते हैं। बट अगर होल सेट मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर वो पॉलीप्लॉइडी बन जाता है, तो ये हो गया गलत स्टेटमेंट। ठीक है, failure of cytokinesis after anaphase stage of cell division results in the gain और लॉस ऑफ अ क्रोमोसोम। मतलब दोनों स्टेटमेंट्स को ना एक दूसरे में इंटरमिंगल्ड कर दिया है, एक नजर में समझ में नहीं आएगा, जल्दीबाजी में गलती कर सकते हो तुम कि हाँ यार ऐसा तो पढ़ा ही था हमने, बट इसमें आधा स्टेटमेंट इसका वहां जोड़ दिया, आधा इसका यहाँ जोड़ दिया। जेनेटिक्स की बुक उठा, मतलब अपनी एनसीईआरटी उठा के उसमें जेनेटिक्स को आप देख लो, तो यहाँ पर पॉलीप्लॉइडी गलत लिख दिया इन्होंने, तो दोनों को गलत लिख दिया है। सो स्टेटमेंट बोथ आर फॉल्स। ठीक है, गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट, रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ। बताओ रिकॉम्बिनेशन कब कंप्लीट होता है, पता है 18 में। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर ये मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन हर साल आता है, मेटासेंट्रिक टेलोसेंट्रिक, है ना, कर लोगे इसको तो अपने आप। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम क्या होगा, जहां पर सेंट्रोमियर बिल्कुल मिडिल में हो, ए का सेकंड, अगेन 2 ऑप्शंस में है तो हमें और देखना पड़ेगा। सब मेटासेंट्रिक जहां पे स्लाइटली अवे फ्रॉम मिडिल है, तो बी का 3rd कहाँ है,
ये रहा भाई ऑप्शन 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लाइगेज इज अ क्लास ऑफ एंजाइम। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन था, बिल्कुल एनसीईआरटी को जिसने अच्छे से पढ़ा हो वो कर सकता है। लाइगेज is a class of enzyme responsible for catalyzing linking together of two compounds। ये दो compounds को आपस में जोड़ता है। Which of the following bond is not catalyzed by it? तो आपकी एनसीईआरटी में लिखा है कि जब ये बॉन्ड्स बनाता है तो पीओ बॉन्ड, सीएन बॉन्ड, सीओ बॉन्ड, ये सब बनते हैं। सीसी बॉन्ड उसमें नहीं लिखा हुआ है, तो इसलिए इन्होंने पूछा है कौन सा बॉन्ड नहीं कैटालाइज करता ये, तो दैट इज सीसी बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट पीजीआर से क्वेश्चन आ गया वापस। स्कूग एंड मिलर, ध्यान है जिन्होंने साइटोकाइनिन्स को डिस्कवर किया था। स्कूग ऑब्जर्व दैट कैलस प्रोलिफरेट फ्रॉम द इंटरनोडल सेगमेंट ऑफ टोबैको स्टेम। जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ी नहीं उनको तो लाइन ही ऊपर से जा रही होगी क्या लिख रहे हैं, हमने अच्छे से पढ़ा है कि टोबैको स्टेम का जब कैलस कल्चर करते हैं किया था स्कूग ने, तो उन्होंने क्या किया था बच्चों, उसमें उन्होंने, मतलब पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं चलो। इसमें लिखा है व्हेन ऑक्सिन तो डाला था, वाज सप्लाइड विद वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। आपको बताना है इसमें से क्या नहीं डाला था। वन ऑफ द, उन्होंने ऑक्सिन के साथ बाकी सारी चीजें डाली थी एक्सेप्ट, तो आपको पता है वैस्कुलर टिश्यू का एक्सट्रैक्ट बिल्कुल डाला था, कोकोनट मिल्क भी डाला था, यीस्ट एक्सट्रैक्ट भी डाला था, एब्सिसिक एसिड नहीं यूज किया था। सो एब्सिसिक एसिड इज द करेक्ट चॉइस, है ना। ये तो वैसे भी इनहिबिटर है, ये सेल साइकिल करवाए, सेल डिवाइड थोड़ी ना करवाएगा, उसको रोकेगा। ठीक है, चलिए, कभी कभार पूरा पढ़ लिया आपने और एंड वाला वर्ड नहीं पढ़ा तो गलती होने के हाई चांसेस हैं। आगे बढ़ जाओ, फिर से स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आ गया है, पीजीआर से ही है। ठीक है भाई, पढ़ लेते हैं। जिब्रेलिक एसिड नाम में ही आ रहा है तो एसिडिक तो होगा ही होगा। ऑक्सिन एंटागोनिस्ट है क्या जीए के? नहीं, दोनों ग्रोथ प्रमोटर्स हैं। जीए एबीए का एंटागोनिस्ट होता है। ठीक है, एक सीड को जगाता है, एबीए सुलाता है, पढ़ा है हमने। जियाटिन वाज आइसोलेटेड फ्रॉम, अच्छा यहाँ पर ऐसी कोई ट्रिक काम कर रही है क्या, देखें क्या एक बार, कि जैसे बी गलत है तो बी देखो तीनों ऑप्शन में है, तो तीन ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट हो गए, तो आपको आंसर मिल जाएगा फर्स्ट, है ना। जरूरी नहीं आप एंड तक सारे पढ़ो, ऐसे एक बार देख लेना आप, नीट में भी कोशिश करना इस चीज ट्रिक को अपनाने की। बाकी जियाटिन यस, इथाइलिन इंड्यूस फ्लावरिंग इन मैंगो, मैंगो गलत लिख दिया, पाइनएप्पल में करता है, मतलब हाँ पाइनएप्पल में करता है ना इथाइलिन, यस। और उसमें भी करता है कुकुम्बर्स में, फीमेल फ्लावर्स को। एब्सिसिक एसिड इंड्यूस पार्थेनोकार्पी, बिल्कुल नहीं, पार्थेनोकार्पी के लिए ऑक्सिन है, तो यहाँ पर एक, ये क्या हुआ बच्चों, थाइलिन इंड्यूस फ्लावरिंग इन मैंगो, देखना जरा एनसीईआरटी में है क्या, एनसीईआरटी में है क्या, होगा फिर अगर इन्होंने चूज किया है तो, क्योंकि ऐसा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं ना जिसमें ओनली ए एंड सी को सही कर रखा हो, तो ए सी एंड डी ही चॉइस बचती है अपने पास, है ना। और ए सी एंड डी थाइलिन इंड्यूस फ्लावरिंग इन मैंगो शायद लिख रहा है, थोड़ा थोड़ा भी याद आ रहा है, कभी कभार तो भूल जाते हैं ना एनसीईआरटी को हम भी इतनी बार, इसीलिए बोलते हैं एनसीईआरटी को एकदम घोट के पी लो, एक दो बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा, 5-6 बार कॉन्स्टेंटली पढ़ोगे, कंटिन्यूअसली पढ़ोगे, तब जाके चीजें याद होती हैं। तो ठीक है, यहाँ पे हम मैंगो को सही मान के ए सी एंड डी चॉइस सही कर देते हैं। ओके, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है बच्चों रिलेटेड टू जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, तो बहुत अच्छी टेक्निक है, बायोटेक में पढ़ते हो आप। सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी डायरेक्टली सीन अंडर यूवी रेडिएशन, जल्दीबाजी में टिक मत कर देना, बोल रहा है डायरेक्टली, इथिडियम ब्रोमाइड कहाँ गया, स्टेन तो करना पड़ेगा, गलत है। सेपरेटेड डीएनए कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जेल पीस, यस, इल्यूशन मेथड से। फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए एनोड की तरफ जाते हैं, एनोड यानी प्लस, ए पॉजिटिव, ए यानी प्लस ग्रेड। सीविंग इफेक्ट ऑफ एगारोस जेल, एगारोस जेल का जो सीविंग इफेक्ट है, इट हेल्प इन सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, सही है क्या। जो एगारोस जेल है वो सीविंग इफेक्ट ही तो क्रिएट करता है जिसकी वजह से वो सेपरेट हो जाते हैं, तो यहां पर हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट मिल गया ऑप्शन 1। चलिए, विच एग्जाम्पल्स शो मोनोकार्पेलरी, मॉर्फोलॉजी से क्वेश्चन है, यूनिलॉक्यूलर ओवरी विद मैनी ओव्यूल। अच्छा तुम्हें पता है ना, तो मेन एग्जाम में ना इस वाले पेपर में मॉर्फोलॉजी में वो जो न्यू फैमिलीज ऐड हुई थी ना, जिसके लिए तुम कितने परेशान हुए थे, एक भी क्वेश्चन नहीं था बच्चों, मुझे लगता है वो गलती से सिलेबस में ऐड हो गई, एंड होपफुली इस बार चीजें इतनी इंप्रूव हो रही हैं तो अगली बार एक तरीके वाला सिलेबस सामने आए जिसमें ये छोटी छोटी डिस्क्रिपेंसीज ना हो और बच्चों का टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन नहीं था न्यू प्लांट फैमिली से, ना वो तुम डेंगी मलेरिया भी डिटेल में, मलेरिया नहीं वो क्या डेंगी और कौन सी डिजीज तुम कहते हैं मैम डिटेल में पढ़ा दो, मैंने कहा था कुछ नहीं आएगा उसमें से, देखो कुछ डिटेल में नहीं आया, चिकनगुनिया है ना,
तो प्लीज आप एनसीईआरटी बेस्ड प्रिपरेशन ही करो, मेरा तो यही कहना है तुमसे। सो यहाँ पर आपको बोला है मोनोकार्पेलरी, एक कार्पल हो, यूनिलॉक्यूलर, एक ही लॉक्यूल हो ओवरी में, और खूब सारे ओव्यूल्स हो। ये कंडीशन कहाँ मिलती है तुम्हें याद है? मैंने तुम्हें बताया था कि जैसे 3 फैमिली है एनसीईआरटी में, फेबेसी, सोलेनेसी और लिलिएसी, तो उसको 1 2 3 से याद रखो। फेबेसी में 1 लॉक्यूल था, सोलेनेसी में 2 लॉक्यूल्स थे, बाइलॉक्यूलर ओवरी थी, और जो आपकी ये है लिलिएसी फैमिली, उसमें ट्राइलॉक्यूलर ओवरी थी, 1 2 3 उसी सीक्वेंस में। तो बस ये फेबेसी फैमिली के लिए हो गया। और फेबेसी फैमिली के इसमें मेंबर कौन है देख लो, फेबेसी के इसमें सिस्बेनिया है और इंडिगोफेरा है, ये रहा ए एंड सी। ब्रिंजल तो सोलेनेसी का है, टबैको भी सोलेनेसी का है, एस्पैरेगस, लिली वगैरह लिलिएसी का है, 2 और 3 वाले हैं ये। तो बचा ए एंड सी, तो ऑप्शन 4, ठीक है। नेक्स्ट, मैं तो मॉर्फोलॉजी को भी आपको ऐसे लंबे लंबे नेमोनिक्स बनवा के याद नहीं करवाती हूँ, मॉर्फोलॉजी में पढ़ा के उसमें कॉन्सेप्ट बता देती हूँ, और फिर उसमें कुछ ऐसी ट्रिक्स हम लोग थोड़ी बहुत बना लेते हैं जिससे हम चीजों को कोरिलेट कर सके, ठीक है। नेक्स्ट, जेनेटिक्स से क्वेश्चन है फिर से। इन द लेकोपेरॉन, यस आना चाहिए लेकोपेरॉन से एक क्वेश्चन। द जेड जीन पढ़ते हो ना आप, ZYA BPT है ना, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, तो यस जेड बीटा को बनाता है। जेड जीन कोड्स फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, यस, विच इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर, बीटा गैलेक्टोसाइडेज का मेन फंक्शन क्या है? लैक्टोज को तोड़ना, यानी हाइड्रोलाइसिस करना, और लैक्टोज जब टूटता है तो क्या बनता है बच्चों? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम हटना नहीं चाहिए था मेरे अकॉर्डिंग, इतना स्ट्रॉन्ग बेस बनाता था वो चीजों का, बट अब ठीक है कोई नहीं। पर ध्यान रखो लैक्टोज जब भी टूटेगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज बनेगा, क्योंकि स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में आपको हर चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है इन एडिशन टू लैक्टोज, आपको पता है लेकोपेरॉन में इंड्यूसर का काम कौन करता है? स्विच ऑन कौन करता है? लैक्टोज खुद। तो ये कह रहा है इन एडिशन टू लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज, यानी जो इसके प्रोडक्ट्स हैं वो भी यहाँ पर इंड्यूस कर सकते हैं लेकोपेरॉन को? बिल्कुल नहीं, वो तो जैसे जैसे बनते जाएंगे लैक्टोज खत्म होता जाएगा तो स्विच ऑफ हो जाएगा जीन, है ना। तो ये गलत हो गया, यानी फर्स्ट इज ट्रू, सेकेंड इज फॉल्स, ऑप्शन 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायग्राम वाला क्वेश्चन आ गया हमारा, एनसीईआरटी का ही डायग्राम है ना, सबने खा रखी है स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी का डायग्राम है ये, जिसके फ्रूट को एरिल भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है? एरिल नहीं सॉरी, एकीन, एकीन कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको ये फ्रूट दिखाया है और क्या बोला है, ये जो इसका एडिबल पार्ट है वो क्या है? तो रिमेंबर स्ट्रॉबेरी फॉल्स फ्रूट है, तो फॉल्स फ्रूट में हम थैलेमस खाते हैं, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा थैलेमस। वैसे इन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए ओवरी दिया नहीं, ठीक है, अगर देते तो फिर आप कंफ्यूज हो सकते थे, सो इट इज अ फॉल्स फ्रूट, ठीक है। नेक्स्ट, एरिल जो मुझे याद आ रहा था वो लीची का फ्रूट होता है, वो आपके कोर्स में नहीं है, आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है बच्चों? एनाटॉमी से एक और क्वेश्चन लो भाई, एनाटॉमी से काफी क्वेश्चन हो गए भाई, आई थिंक चौथा क्वेश्चन आ रहा है एनाटॉमी से। इन अ डाइकॉट लीफ, डाइकॉट लीफ है ना जो इस तरह से होती है, डॉर्सी वेंट्रल, द अडैक्सियल एपिडर्मिस, किसी को कंफ्यूजन होता है क्या अडैक्सियल और अबैक्सियल में? देखो बी फॉर बेस, तो बेस, अबैक्सियल हमेशा लोअर को कहते हैं, अडैक्सियल हमेशा अपर एपिडर्मिस को कहते हैं, ठीक है। द अडैक्सियल एपिडर्मिस जनरली बियर मोर स्टोमेटा देन द अबैक्सियल, ऊपर वाले पे ज्यादा स्टोमेटा होंगे तो वाटर लॉस नहीं हो जाएगा, पत्ती सूख जाएगी बहुत जल्दी, नीचे वाली पे ज्यादा होते हैं, तो ये गलत है। अबैक्सियल यानी बी फॉर बेस यानी लोअर, ठीक है। ये कह रहा है अपर एपिडर्मिस पे स्टोमेटा ज्यादा होते हैं, गलत। सेकंड, इन अ डाइकॉट लीफ अडैक्सियली प्लेस्ड, अडैक्सियली यानी ऊपर की तरफ, है ना, अडैक्सियली प्लेस्ड पैलिसेड पेरेन्काइमा, आपको पता है ऊपर की तरफ जो सेल्स होती हैं पेरेन, उसमें मेसोफिल में वो पैलिसेड शेप्ड होती हैं, इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड सेल्स which are arranged vertically and parallel to each other, yes, ये सारी सेल्स ऐसे वर्टिकली और एक दूसरे के पैरेलल अरेंज होती हैं, आप एनसीईआरटी खोल के डायग्राम देख सकते हो, अच्छे से हमने पढ़ा था। तो फर्स्ट यहाँ पर हो गया गलत और सेकंड हो गया ट्रू, यानी ऑप्शन 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विच आर नॉट फैटी एसिड्स, बायोमॉलिक्यूल से क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेम किया है, लाइक दैट दिस क्वेश्चन। इसमें आपको 5 ऑप्शन भी आपको चूज करना है, इनमें से कौन फैटी एसिड्स नहीं है, कोई भी ऑप्शन आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं है। देखो ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ये दोनों आपको ध्यान हो तो अमीनो एसिड्स में आते हैं, ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड, है ना, तो ये दोनों तो अमीनो एसिड्स हुए, अब जिसको क्लिक करेगा उसी को करेगा जिसने अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ी है, ओके। एराकिडोनिक एसिड, यस हम पढ़ते हैं, पामेटिक एसिड भी हम फैटी एसिड्स में पढ़ते हैं,
और लेसिथिन क्या है बच्चों? लेसिथिन फॉस्फोलिपिड है। लेसिथिन क्या है? फॉस्फोलिपिड है, यानी ये भी फैट है, बट ये फॉस्फोलिपिड यानी जिसमें फैटी एसिड्स और वो ग्लिसरॉल जुड़ जाता है, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड, वो वाला है। सिंगल फैटी एसिड नहीं है ये अकेला, इसलिए आप इसको चूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यू हैव टू चूज ओनली बी एंड सी, सो ऑप्शन 4 यहाँ पर होगा, ठीक है। फिर भी अगर कंफ्यूजन है तो उन्होंने क्रिएट ही नहीं किया, देखो बी हो गई ना गड़बड़, बी एंड सी चूज कर दिया। देखो मैंने, वो कह रहा है इनमें से आपको वो ऑप्शन चूज करना है जो फैटी एसिड नहीं है, हमने वो टिक कर दिया जो फैटी एसिड है। ऐसा हो जाता है बहुत बार नीट में, जो फैटी एसिड नहीं है उसमें आएगा ए, डी एंड ई, ये रहा ए, डी एंड ई, ठीक है। मैं ये कह रही थी कि अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो ए एंड ई तो है भी नहीं, ए के साथ डी तो है ही है, तो ए, डी एंड ई, ठीक, क्लियर। मतलब बहुत तरीके होते हैं बच्चों खुद को कंफर्म करने के लिए कि ये क्वेश्चन हमने जो चूज किया है वो आंसर सही है या नहीं, बट ये प्रैक्टिस आपको वहां नीट के एग्जाम में नहीं करनी होती है। ये सारी प्रैक्टिस आपको जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो चैप्टर के साथ साथ तब ही करनी होती है। साथ साथ में आप जब भी क्वेश्चन करते हो आराम से उसको टाइम दो, हर तरह का कॉन्सेप्ट लगा के सोचो, तो आपका दिमाग उसी तरह से इवॉल्व हो जाएगा और आप एग्जाम में चीजें ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ कर पाओगे, ठीक है। ये लो भाई, पिरामिड्स पे क्वेश्चन आ गया, हर साल आता है। क्या क्वेश्चन था? पिरामिड ऑफ एनर्जी दिया है, हमेशा स्ट्रेट होता है ना, T1, T2, T3, T4। अच्छा, T4 का एनर्जी दे दी आपको 1000 जूल, T4 की 1000 जूल दे दी। यूजुअली फर्स्ट की देते हैं, हम 10% निकालते जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टॉप लेवल की दे दी और T1 की निकालनी है तो निकाल लो। 1000 जूल में वैसे हम एक एक जीरो हटाते जाते हैं, एक एक जीरो ऐड करते जाओ। ये 10⁻³ है ना, तो ये 10⁻4 हो जाएगा, ये 10⁻5 हो जाएगा, ये 10⁻6 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6, ये रहा ऑप्शन 4, ठीक है। पिछली बार वो एनपीपी जीपीपी वाला क्वेश्चन आ गया था ना मेन पेपर में अभी, ठीक है, जिसमें बहुत कंफ्यूजन हुआ था बच्चों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स डिफ्यूजेस आउट ऑफ क्लोरोप्लास्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। आपको बताना है इनमें से कौन सी चीज क्लोरोप्लास्ट से बाहर निकल जाती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो यू नो क्या रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान? ऑक्सीजन। इन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए CO2 दिया ही नहीं, कुछ बच्चों को एकदम से ध्यान नहीं रहा कि भी CO2 यूज होती है या निकलती है ना, तो ऑक्सीजन है यहाँ पर आंसर। ये भी प्रोड्यूस होते हैं, ADP है ना, NADP, लेकिन वो बाहर नहीं निकलते, वो अंदर ही रहते हैं और वो वापस से लाइट रिएक्शन में यूज हो जाते हैं, ठीक है। चलिए फिर से बायोटेक का क्वेश्चन है, rDNA मॉलिक्यूल कैन बी क्रिएटेड नॉर्मली बाय कटिंग द वेक्टर DNA, ठीक है भाई, एंड सोर्स DNA रिस्पेक्टिवली विद। अच्छा देखो अब यहाँ पे इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया। हम हमेशा पढ़ते हैं बायोटेक में कि अगर आपको rDNA क्रिएट करना है तो वेक्टर और सोर्स DNA को सेम एंजाइम से कट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है जहां पर दोनों एंजाइम सेम है, बाकी सब में दोनों अलग अलग हैं। सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट चॉइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स। पिरामिड्स पे एक और क्वेश्चन आया है ना, आप पिरामिड्स वाले टॉपिक में सबसे लास्ट में जाओगे तो वहां पर लिखा हुआ है क्या क्या लिमिटेशंस है, आपको बताना है इनमें से कौन सा लिमिटेशन नहीं है, विच इज नॉट अ लिमिटेशन, ठीक है। सेप्रोफाइट्स आर नॉट गिवन एनी प्लेस इन पिरामिड, बिल्कुल ठीक बात है, ये एक लिमिटेशन है पिरामिड्स का कि सेप्रोफाइट्स को कहीं जगह ही नहीं दी गई पिरामिड्स में। It assume a simple food chain that almost never exists in nature, clear cut, same language NCERT में लिखी हुई है कि पिरामिड जो है वो सिर्फ फूड चेन को कंसीडर करते हैं और एक्चुअली में देखा जाए तो लीनियर फूड चेन एग्जिस्ट ही नहीं करती। नेचर में तो फूड वेब एग्जिस्ट करते हैं ना, और फूड वेब्स को ये लेता ही नहीं है, कंसीडर ही नहीं करता। नेक्स्ट, इट अकोमोडेट्स अ फूड वेब, ये मिल गया। ये कह रहा है कि ये इसका एक लिमिटेशन है कि ये फूड वेब को कंसीडर करता है, नहीं, गलत ऑप्शन, मतलब गलत कह रहा है ये, हमें गलत ही तो निकालना है, तो इससे थर्ड ऑप्शन हो जाए, ठीक है। इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द सेम स्पीशीज, यस, बिलोंगिंग टू 2 और मोर ट्रॉफिक लेवल। पढ़ा है हमने कि पिरामिड्स की एक कमी है कि जो स्पीशीज अलग अलग ट्रॉफिक लेवल से बिलोंग करती है उसको वो कंसीडर ही नहीं करते, जबकि ऐसी कई सारी स्पीशीज बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, the BT toxin in genetically engineered BT cotton kills the pest by, simple question, BT toxin पेस्ट को कैसे मारता है बच्चों? उसकी मिडगट में पोर्स करके, है ना, कोई कंफ्यूजिंग नहीं है इसमें क्वेश्चन। इसमें आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन था। यूग्लिनॉइड्स, यूग्लिनॉइड्स क्या है बच्चों? कनेक्टिंग लिंक है क्या प्लांट्स और एनिमल्स के बीच के। ए का फोर्थ, ये देखो 3 ऑप्शंस में ए का फोर्थ दिया है ना,
अच्छा वाला टेस्ट लिया है तुम्हारा। डाइनोफ्लैजिलेट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स कहाँ आएंगे? डाइनोफ्लैजिलेट्स इनमें से कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेंगे? यस, फोटोसिंथेटिक होते हैं, कलरफुल होते हैं, दे ऑल हैव क्लोरोफिल। स्लाइम मोल्ड्स को कहाँ रखोगे? फंजाई की तरह सेप्रोफाइटिक है, सी का थर्ड, ये वाला ऑप्शन है ना। देखो बी का सेकंड भी 2 में था, और प्लाज्मोडियम वी ऑल नो पैरासाइट है, तो ऑप्शन 4। ठीक है, ये इकोलॉजी, इकोलॉजी से नहीं, बायोमॉलिक्यूल से, बायोमॉलिक्यूल से ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको एक्स एक्सिस पे सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन दी है और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी दी है। यू नो जैसे जैसे सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं वेलोसिटी बढ़ती है, बट एक लिमिट के बाद आप कितनी भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा लो वेलोसिटी नहीं बढ़ती है, वी मैक्स मिल जाता है। सो ऑप्शन 1। ठीक है, नेक्स्ट, when will be the population density, अगेन इकोलॉजी से क्वेश्चन है बच्चों, पॉपुलेशन डेंसिटी कब बढ़ेगी, अंडर विच कंडीशन? आपको ध्यान है ना पॉपुलेशन डेंसिटी का कॉन्सेप्ट क्या था, कि पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो एक तो बर्थ से बढ़ती है, नेटैलिटी से बढ़ती है, ठीक है, और एक इमिग्रेशन से बढ़ती है, जो लोग उस हैबिटेट में आते हैं, है ना, जो लोग उस हैबिटेट में आते हैं। एक मिनट, मैं कुछ गड़बड़ कर रही हूँ, यहाँ पे डी गलत लिख दिया मैंने। पॉपुलेशन डेंसिटी को एन से लिखते हैं और नेटैलिटी को बर्थ यानी बी से लिखते हैं, ठीक है। और घटती कैसे है? एक तो ई माइग्रेशन से, जो छोड़ के चले गए उस जगह को, और एक डेथ से। तो आपसे पूछा है कौन पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ाएगा, तो तुम खुद देख लो, डेथ एक्सीड नहीं, बर्थ प्लस नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स, ठीक है, बट ये कह रहा है इक्वल नंबर ऑफ डेथ प्लस ई माइग्रेंट, तो कहानी बराबर हो जाएगी, तो ये भी गलत, ये भी गलत। बर्थ प्लस नंबर ऑफ ई माइग्रेंट्स नहीं, बर्थ प्लस इमिग्रेंट्स इज मोर, यस, इज मोर देन सम ऑफ डेथ एंड ई माइग्रेंट्स, है ना। जब इन दोनों का सम कम होगा, इन दोनों का सम ज्यादा होगा, मान लो 10 लोग आए और जन्म हुआ और उन 5 लोग मर गए या चले गए, तो बट ऑब्वियस पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी। सो ऑप्शन 4। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। कहा ना मैंने तुम्हें अप्लाइड कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड लॉजिकल क्वेश्चंस देखने को मिले। बहुत टाइम बाद मैंने नीट में इतने अच्छे क्वेश्चंस देखे। आई एम तो वेरी हैप्पी कि यस, थोड़ा तो पेपर का लेवल होना चाहिए ना, कि बच्चे को आप जज कर सको कि यस कौन एक्चुअली में डिजर्व करता है। ठीक है, व्हेन अ जेनेटिक्स से क्वेश्चन है, व्हेन अ टॉल पी प्लांट, ठीक है भाई, विद राउंड सीड्स, ठीक है, हमें नहीं बताया होमोजाइगस है हेटेरोजाइगस है, वो सेल्फ, इसकी सेल्फिंग हुई, मतलब वही प्लांट टॉल एंड राउंड सीड्स के साथ है, उसकी सेल्फिंग हुई, तो उससे जो प्रोजेनी मिले ना वो कैसे थे, उसमें टॉल थे राउंड सीड्स के साथ और टॉल थे रिंकल्ड सीड्स के साथ। तो समझ आ गया तुम्हें, सारे प्रोजेनी टॉल ही थे, यानी इसके बेसिस पर तो कैपिटल टी रहा होगा। यहाँ राउंड के साथ रिंकल्ड भी मिले हैं, यानी इसके बेसिस पर ये हेटेरोजाइगस रहा होगा। तो उस पेरेंट का जीनोटाइप क्या था, उस पेरेंट प्लांट का जीनोटाइप था कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर। अच्छा क्वेश्चन था, नया क्वेश्चन था। नेक्स्ट, अगेन इकोलॉजी से क्वेश्चन है, हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट इनमें से कौन सा है बच्चों? वेस्टर्न घाट्स हैं क्या? ए का 4th, एक ही ऑप्शन में दिया है। चलो एंड में आकर थोड़ा बच्चों को जल्दीबाजी हो जाती है ना, खत्म नहीं हो रहा हमारा पेपर, तो एक ही चॉइस से आप आंसर कर सकते थे। सेक्रेड ग्रूव्स, यस, साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड समिट हुआ था, एंड डी का पार्थेनियम, एलियन स्पीशीज पार्थेनियम। ठीक है, ये कहां से आया क्वेश्चन? कैल्विन साइकिल से। चलो गुड, डायग्राम बेस्ड एक और क्वेश्चन है, बहुत आसान सा ही है वैसे तो, ज्यादा कुछ टेक्निकल डिटेल्स नहीं पूछी है आपसे, स्टेप ए, बी और सी के नाम बताने। ठीक है, यू ऑल नो, ए तो कार्बोक्सिलेशन है, बी यहाँ पर रिडक्शन है, और सी यहाँ पर रीजनरेशन है। तो बस वही आपको बताना था, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन, ये रहा ऑप्शन 3। ठीक है, चलिए अब आते हैं बच्चों जोलॉजी सेक्शन के क्वेश्चंस पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर इकोलॉजी से आ गया है ना, इकोलॉजी से आ गया। अच्छा, मैंने वही कहा तुम्हें, देखो ऐसा कुछ ना फिक्स नहीं होता कि कौन सा क्वेश्चन बॉटनी में आएगा, कौन सा जोलॉजी में आएगा। मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो बायोलॉजी के नाम से पेपर होना चाहिए, बॉटनी जोलॉजी का डिवीजन समझ में नहीं आता। ठीक है भाई, जो भी है। प्रेडेटर, प्रेडेटर कौन है इनमें से, याद है तुम्हें? डिजास्टर, स्टारफिश का एग्जाम्पल था, प्रेडेटर है ये। ए का सेकंड 2 ऑप्शंस में दिया है, इन दोनों में बी का 3rd दिया है, तो मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, अब तो सी पता होना चाहिए। तो पैरासाइट कौन है इन दोनों में से? प्लाज्मोडियम है ना, सी का 4th, तो ये हो जाएगा। सेक्सुअल डिसाइड कौन करता है? ऑफ्रिस, है ना, वो भवरा ऑफ्रिस, जो कि ऑर्किड के प्लांट पर जाकर बैठता है, फूल पर जाकर बैठता है। चलिए, लोकोमोशन एंड मूवमेंट से जॉइंट्स पर क्वेश्चन था, एक्सपेक्टेड है, हर साल आता है।
ह्यूमरस एंड पैक्टोरल गर्डल के बीच जो जॉइंट होता है वो बॉल एंड सॉकेट है, यानी ए का सेकंड, ठीक है भाई। नी जॉइंट, ये रहा हमारा नी जॉइंट, एक तो एल्बो में होता है, एक हमारे अच्छा नी जॉइंट कौन से टाइप का जॉइंट है, हिंज जॉइंट है, ठीक है भाई। बी का थर्ड ये रहा, तो वैसे आंसर मिल गया है हमको। बाकी एटलस एंड एक्सेस पाइवट जॉइंट और कार्पल्स में ग्लाइडिंग जॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट बायोटेक का क्वेश्चन है, क्या पूछा है तुमसे, स्टेप्स अरेंज करने हैं तुमको बीटी कॉटन के लिए, वो जो बीटी टॉक्सिन करता है ना उसके लिए। देखो सबसे पहले क्या चूज करें, द इनएक्टिव टॉक्सिन कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म, उससे पहले प्रोड्यूस तो हो, बैसिलस thuringiensis प्रोड्यूस क्रिस्टल्स, ये रहा पहला, ये होना चाहिए आई थिंक, जो बैसिलस thuringiensis है वो क्रिस्टल्स प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, ये फर्स्ट होना चाहिए। अब ये जो क्रिस्टल्स हैं किस फॉर्म में प्रोड्यूस हुए हैं बच्चों, ये प्रोड्यूस हुए हैं इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन की फॉर्म में, तो ये सेकंड होना चाहिए। फिर ये इनएक्टिव टॉक्सिन कन्वर्ट हुआ है एक्टिव फॉर्म में, ठीक है, नहीं रुको, ये कब एक्टिव होगा, द अल्कलाइन पीएच सॉल्युबलाइज द क्रिस्टल, उसने उसको सॉल्युबलाइज करा, उससे वो इनएक्टिव से एक्टिव हो गए, और फिर उन्होंने क्या किया, मिडगट पर अटैक किया, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस में ऑप्शंस के साथ करोगे तो और आसानी रहेगी। जैसे हमें पता है कि बी सबसे पहले आएगा, तो ये रहा बी, उसके बाद हमें पता था ई आना चाहिए, तो बी ई के बाद अपने आप अरेंज हो गया बी ई सी ए डी, सी ए और डी, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन फोर्थ, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट इवेंट, इसको इस तरह के क्वेश्चंस को आप इवेंट बेस्ड क्वेश्चंस कह सकते हैं, ठीक है। जो बच्चे फ्लो चार्ट्स बना के पढ़ते हैं, चीजों को बार बार रिवाइज करते हैं, वो इस तरह की चीजें ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवोल्यूशन से क्वेश्चन आया है, जीन पूल किसको कहते हैं बच्चों, जीन पूल हम कहते हैं, हार्डी वीनबर्ग में पढ़ते हैं ना हम, टोटल नंबर ऑफ जीन्स एंड देयर एलील्स, तो ए का फोर्थ होना चाहिए यहाँ पर, चलो अच्छी बात है, ए का फोर्थ, एक ही ऑप्शन में दिया है ना, इस तरह के क्वेश्चन देखकर वैसे ही डर लगता है, तो यहाँ पे उन्होंने फटाफट करा दिया, तुम्हारा हेल्प कर दी है। और ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट तुम्हें पता है बाई चांस जो चेंज होता है उसको कहते हैं जीन फ्लो, ट्रांसफर ऑफ जीन्स एंड जीन फ्रीक्वेंसी शुड बी स्टेबल विद इन अ जनरेशन, ज्यादा उलझाया नहीं है, एक ऑप्शन अगर पता है तो आप आगे बढ़ सकते हो। एक और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, पहचान गए होंगे, डार्विन्स फिंचेस, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये सीधा सीधा अडेप्टिव रेडिएशन को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट ब्लड ग्रुप पे क्वेश्चन है, अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव कैन रिसीव द ब्लड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, पहले तो ए से निकाल लो, जिसका ब्लड ग्रुप ए होता है वो ए से ले सकता है, और यूनिवर्सल डोनर यानी ओ से ले सकता है ना, तो ए से ले सकता है और ओ से ले सकता है, दो ऑप्शंस में है, बाकी तो वैसे ही हट गए इन सब से, तो अच्छा ए से भी ले सकता है ना, ये भी हो सकता था, ये हट गए, ठीक है। अब वो नेगेटिव पर्सन है ना, यानी उसके बॉडी में डी एंटीजन आर एच एंटीजन नहीं है, तो वो कभी भी पॉजिटिव वाले से ब्लड नहीं लेगा, तो ये भी हटा दो, सिर्फ वो नेगेटिव वाले से ही ब्लड ले सकता है, सो सी और डी, सी एंड डी है ऑप्शन फोर्थ। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, गुड। नेक्स्ट, एंजाइम दैट कैटेलाइज द रिमूवल ऑफ ग्रुप्स फॉर्म सबस्ट्रेट बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलिसिस, अच्छा ये वही बायोमोलिक्यूल से एक ऐसा क्वेश्चन बॉटनी सेक्शन में देखा था हमने, जिसमें वो लाइगेज पे क्वेश्चन था, यहाँ पर कह रहा है इनमें से कौन सा एंजाइम बॉन्ड्स को तोड़ने का काम करता है पर हाइड्रोलाइसिस से नहीं तोड़ता, है ना, क्योंकि जो हाइड्रोलाइसिस से तोड़ता है वो तो हाइड्रोलाइजेज लाइजे, वो तो वो वाले एंजाइम्स हो जाते हैं जो हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हो जाते हैं, तो जो बिना हाइड्रोलाइसिस के किसी और मैकेनिज्म से तोड़ता है वो होते हैं बच्चों लायाजेज, क्लियर कट एनसीईआरटी में लिखा है, आप पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, चलिए, मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन है, कहां से आया, लो मिल गया, सेल डिवीजन का क्वेश्चन ही ढूंढ रही थी मैं, अभी तक आया नहीं, ये रहा, जूलॉजी सेक्शन में दिया है। कियाजमेटा फॉर्मेशन, कियाजमा कब बनते हैं याद है, एक्स शेप स्ट्रक्चर्स डिप्लोटीन में बनते हैं, तो एकदम अच्छे से रटे हुए होंगे इवेंट्स, ए का थर्ड। क्रॉसिंग ओवर कब होती है, पकाइटीन में होती है, बी का फर्स्ट, आगे तक ले जा रहे हैं, तुमको सब कुछ पढ़ाएगी नहीं। सिनेक्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कब बनता है, पेयरिंग कब होती है, जाइगोटीन में, सी का फोर्थ, और टर्मिनलाइजेशन होता है लास्ट में डायाकाइनेसिस में, ठीक है। चलिए, मैच द लिस्ट की बात करें, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी स्ट्रक्चर में तो सिंपली पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बना दो, है ना, वो प्रोटीन के 4 स्ट्रक्चर्स हैं, उस पर क्वेश्चन है बच्चों, ए का थर्ड, 2 ऑप्शंस में है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अल्फा और बीटा, अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट होती है क्या, तो बी का फोर्थ कर दो, है ना। टर्शरी स्ट्रक्चर में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बन जाते हैं, और क्वाटरनरी का एग्जांपल है ह्यूमन हीमोग्लोबिन, बिल्कुल प्रिडिक्टेबल, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब अच्छे से पढ़ते हैं अपन एग्जांपल्स को। नेक्स्ट, हार्मोन से क्या पूछा है, देखें, एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, एड्रेनालिन नहीं लिखा, एपिनेफ्रिन लिख दिया, वरना तुरंत पता चल जाता इमरजेंसी हार्मोन, है ना, ए का फोर्थ, ये रहा।
देन थायरॉक्सिन बीएमआर को मेंटेन करता है, बड़ा अच्छे से पढ़ते हो, बी का थर्ड। वैसे ये अच्छा ऑप्शन है क्योंकि यहाँ एक ही ऑप्शन से तुम्हें आंसर मिल रहा है, फिर भी नॉलेज के लिए हम मैच कर लेते हैं। ऑक्सीटोसिन स्मूथ मसल्स पे एक्ट करता है, ग्लूकागॉन ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आ गया अबाउट द जंक्शंस एंड देयर रोल्स। एनिमल टिश्यू है ना, एनिमल टिश्यू वाले चैप्टर से एनिमल टिश्यू टॉपिक हट गया है, न्यू एनसीईआरटी से सिलेबस में दिया था, कहा भी था तुम पढ़ लेना, देखो आया भी है क्वेश्चन। अभी इससे देखते हैं कितने क्वेश्चन आए होंगे। से प्लांट टिश्यू से हमने देखे 3-4 क्वेश्चन थे, एनिमल टिश्यू से देखेंगे। तो यहाँ पर जो एपिथेलियल टिश्यू में आप जंक्शंस पढ़ते हैं ना बच्चों, उनके लिए पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट। एडहेयरिंग जंक्शंस याद है, जो दो सेल्स को आपस में एडहेयर करने का काम करता है। ये कह रहा है कि दे फैसिलिटेट द सेल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। नहीं, कम्युनिकेशन जैसा इसमें कुछ नहीं है। टाइट जंक्शंस है ना, ये क्या करते हैं, लीकिंग को रोकते हैं, स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग, बिल्कुल ठीक है। देन टाइट जंक्शन हेल्प टू परफॉर्म सीमेंटिंग, नहीं ये सीमेंटिंग एडहेयरिंग का काम है। और गैप जंक्शन, गैप थोड़ी ना क्रिएट करते हैं, गैप जंक्शन से कम्युनिकेशन होता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन 2, ठीक है। नेक्स्ट बायोटेक का क्वेश्चन है, फिर से क्या पूछा है देखें। सेलेक्ट द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम whose restriction sites are present on TETR। अच्छा, ये डायग्राम सब अच्छे से पढ़ के जाते हो, हर साल आता है इस पे बेस्ड क्वेश्चन। PBR 322 का डायग्राम देख लो, एनसीईआरटी में खोल के पूछ रहा है TETR वाले जीन पर, इधर AMPR है इधर TETR है, एट है ना, यहाँ पर कौन से दो एंजाइम्स की रेस्ट्रिक्शन साइट है, तो BMH फर्स्ट और साल फर्स्ट। ये तो सबसे मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल पढ़ते हैं हम, वही पूछ लिया, गुड, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्ड्रिक्थीज, कार्टिलेजिनस फिश कौन है इनमें से, कारकैरोडॉन, ठीक है। ग्रेट व्हाइट शार्क, उसी का तो साइंटिफिक नेम है ये कारकैरोडॉन। शार्क सबको पता है, कारकैरोडॉन भूल जाते हैं, इसीलिए हमेशा कहती हूँ एनिमल किंगडम में कॉमन नेम से ज्यादा साइंटिफिक नेम पर ध्यान देना है। ए का सेकंड दो ऑप्शंस में है, साइक्लोस्टोमेटा मिक्सिन, माई हैगफिश, ये रहा। बी का थर्ड, ये रहा, मिल गया हमें ऑप्शन हमारा, ऑस्ट्रिकथीज, क्लैरियास, मगुर, एम्फीबिया, इक्थायोफिस, है ना। डी का फोर्थ, ओके। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एसर्शन रीजन क्वेश्चन आ गया। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल द ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस ऑन 14th डे अप्रोक्सीमेटली। अगर एक एवरेज 28 दिन का साइकिल है तो ओव्यूलेशन, अब इसमें क्या हो सकता है, आप कंफ्यूज हो सकते हो कि नहीं यार ये तो गलत है, ऐसा थोड़ी ना होता है कि हमेशा 14th डे पर होगा। पर ये कह रहा है कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल द ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस अप्रोक्सीमेटली ऑन 14th डे। तो यस, आप इसको गलत नहीं मानोगे बच्चों, अगर हम एवरेज साइकिल की बात करें तो ये बात सही है, ओके। रीजन कह रहा है रैपिड सिक्रीशन ऑफ एलएच इन द मिडल ऑफ साइकिल इंड्यूस रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल कॉजिंग रिलीज ऑफ ओवम। ये भी बिल्कुल ठीक है, यानी यहाँ पर दोनों सही हैं और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। हालांकि आई एग्री कि ये बहुत डिटेल में जाकर कुछ बच्चे सोच भी लेते हैं, कोई भी सोच सकता है, गलती हो सकती है और हम इसको गलत भी मान सकते हैं, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में डे ऑफ ओव्यूलेशन फिक्स नहीं होता है, वो डिपेंड करता है कि कितने दिन का साइकिल है ना। बट यहाँ पे कॉमन बात की गई है तो उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सही है, क्लियर। नेक्स्ट, मैच द लिस्ट लीमर। अच्छा, ये देखो क्या पूछ लिया तुमसे, इवोल्यूशन चैप्टर में वो है ना एक टेबल, इधर तो प्लेसेंटल मैमल्स हैं और उधर मार्सुपियल हैं, तो एक दूसरे का आपको एनालॉग बताना है कि कौन किससे मैच करता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में, ओके। तो अब इसमें देखो, ज्यादा तो मैं एग्री करती हूँ, याद नहीं रहते, पर ये जरूर याद रहता है कि बॉब कैट जो है वो टाइगर कैट से के आमने सामने है ना। तो अगर बी का फोर्थ तुम्हें याद है तो चलो भाई लक काम कर गया, यहाँ पे अपना बी का फोर्थ एक ही ऑप्शन में है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट। फिर भी देख लेते हैं, यानी ये कह रहा है कि लीमर को मैच कर दो स्पॉटेड कस्कस से, एनसीईआरटी उठाओ बिल्कुल दिख जाएगा तुम्हें। एंट ईटर जो है, एंट ईटर नम्बेट को कहते हैं, इसमें एट आ रहा है, ये एंट ऐसे याद रख लो। और फ्लाइंग स्क्विरल, फ्लाइंग फैलेंजर है डी का फर्स्ट, ठीक है। देखो डी का फर्स्ट तो चारों में सेम रख दिया इन्होंने, किसी बच्चे को ये भी याद रहता है बहुतों को कि फ्लाइंग स्क्विरल फ्लाइंग फैलेंजर है, बट उससे हो ही नहीं रहा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो यस, मैं कहूंगी अच्छा पेपर सेट किया है बच्चों, पढ़ाई मांगता है ऐसा पेपर, ऐसे नहीं कि कैसे भी पढ़ लिया किसी ने ऊपर ऊपर से काम चल गया ना, ठीक है। नेक्स्ट, मैच द लिस्ट टाइप क्वेश्चन है। सेल्स आर मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड प्रोलिफरेट, G1 G2 दोनों में ही हो सकती है। और देख लेते हैं, रेप्लिकेशन पक्का पता है हमें एस फेज में होता है, बी का फोर्थ एक ही ऑप्शन में है तो काम चल जाएगा, ये रहा बी का फोर्थ एक ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन 4 हमें मिल गया। फिर भी आप देखना चाहो तो यहाँ पर ए का सेकंड कह रहा है ये, तो ठीक है इसको G1 में डाल दो, प्रोटीन सिंथेसिस G2 में डाल दो,
यहाँ की वजह से, अदरवाइज प्रोटीन को G1 से भी मैच कर सकते थे, ठीक है। और क्वाइसेंट स्टेज सबको ही पता है G0 इससे भी मैच कर सकते थे तुम, डी का थर्ड भी एक ही ऑप्शन में था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मतलब जहां जहां पे बच्चों को अननेसेसरी नहीं परेशान करना वहां नहीं किया है ना, वहां पे मदद भी की है, जैसे इस क्वेश्चन में कर दी तुम्हारी मदद, ठीक है। चलिए ये क्या है भाई, अगेन देखो इकोलॉजी का क्वेश्चन जोलॉजी में भी है, ऐसा नहीं है कि इकोलॉजी बॉटनी का ही पार्ट है। माइग्रेटरी फ्लैमिंगोज हमने पढ़ा था, बहुत अच्छे से डायग्राम से दिखाया था मैंने कि जब फ्लैमिंगो साउथ अमेरिकन लेक्स में आ जाते हैं और वहां की रेजिडेंट फिशेस के साथ कॉम्पीट करने लगते हैं तो उसको क्या कहते हैं बच्चों, उसको कहते हैं इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। यस और नो, ए का फोर्थ ये रहा। और देख लेते हैं, एबिंडन टॉर्टॉइज एक्सटिंक्ट हो गए थे ना जब गोट्स को इंट्रोड्यूस किया था, इंटरफेरेंस कंपटीशन, ये तो कंफर्म है, बी का फर्स्ट, यस, तो फिर यही होगा, है ना, बी का फर्स्ट यहाँ पर भी है, बट ए फोर्थ से मैच कर रहा है। और कैथेमेलस वाला एग्जांपल कॉम्पिटिटिव रिलीज में आता है। और वाबलर्स ने क्या कर लिया था, आपस में रिसोर्स पार्टीशनिंग कर ली थी, वो वाबलर बर्ड्स ने, बड़े अच्छे अच्छे डायग्राम से पढ़ा था हमने, ठीक है। ओके, थोड़ा सा यस मैं कहूंगी कि अच्छा क्वेश्चन था, जिसने डिटेल में पढ़ा है वही कर पाएगा, वरना फिर आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये हमेशा का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन माइक्रोब्स चैप्टर से। स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकाइनेज मिलेगा, क्लॉट बस्टर है, ए का सेकंड है, लो एक ही से मिल गया, तुम्हारी मुश्किल सॉल्व हो गई है। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से साइक्लोस्पोरिन मिलता है, मोनेस्कस से स्टैटिन्स मिलते हैं, नाइगर से सिट्रिक एसिड मिलता है, ठीक है भाई। ऐसा क्वेश्चन पहले भी तो आया था, स्टोन्स को मैच करवाया था, अब फिर करवा रहे हैं। चलो F1 पार्टिकल्स कहाँ मिलेंगे, F0 F1 माइटोकॉन्ड्रिया में, ए का 4 में है। हिस्टोन्स कहाँ मिलेंगे, क्रोमोसोम्स के साथ, ओहो और आगे बढ़ना पड़ेगा। एक्सोनीम याद है, सीलिया फ्लैजिला में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा जो सेंट्रल पार्ट होता है उसको एक्सोनीम कहते हैं। और सिस्टर्नी गोल्जी एपरेटस से, तो डी का थर्ड ये रहा, तो ऑप्शन 2, ठीक है। चलिए मैं तो आपको थोड़ा सा समझाने के अकॉर्डिंग करवा रही हूँ, इसलिए हर चीज को डिटेल में जा रही हूँ। आपको नीट में ट्रिक्स भी अपनानी है कि कोई एक ऑप्शन ऐसा देख लो जिसमें चारों के आंसर सेम नहीं है, अगर वो तुम्हें आता है तो वही सही ऑप्शन है, ठीक है। चलिए देन कॉन्ट्रासेप्टिव्स पे आ गया क्वेश्चन। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी कौन है इनमें से, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी ये रही, मल्टीलोड 375, ठीक है, जिसमें नंबर है यहाँ पर। एलएनजी तो लिवोनॉर्जेस्ट्रल है ना, लिवोनॉर्जेस्ट्रल क्या है, हार्मोन रिलीजिंग है, मैंने बताया था कैसे कंफ्यूजन दूर करना है इसका तुम्हें। तो ए का सेकंड और डी का थर्ड, ए का सेकंड और डी का थर्ड कहाँ है, ये रहा, ए का सेकंड और डी का थर्ड, ऑप्शन 4, ठीक है। बी का 4th हो जाएगा नॉन मेडिकेटेड और सी का फर्स्ट हो जाएगा वॉल्ट्स, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्या है, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन। एंटीबायोटिक्स आर केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स किल अदर माइक्रोब्स, बिल्कुल ठीक है, बैक्टीरिया ही बनाते हैं, दूसरे बैक्टीरिया को मारते हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबॉडीज, ध्यान से पढ़ना, मिलते जुलते वर्ड है। एंटीबॉडीज आर द केमिकल्स जो हम प्रोड्यूस करते हैं टू एलिमिनेट द माइक्रोब, जब भी कोई फॉरेन माइक्रोब हमारी बॉडी में आता है तो हमारा इम्यून सिस्टम बनाता है ना एंटीबॉडीज, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। सो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। चलिए भाई, अच्छा मेमोरी ग्लैंड से क्वेश्चन आ गया है ना, ये तो मुझे याद आ रहा है शायद मेन पेपर में भी था, आपको सही सीक्वेंस चूज करनी थी जो मेमोरी ग्लैंड से डक्ट्स निकलती हैं। तो इसमें है ना, पता है कंफ्यूजन कहाँ होता है, इसमें होता है एल्वियोलाई, डक्ट और टिब्यूल में। तो इसके लिए हमेशा तुम एट याद रखो, एल्वियोलाई टिब्यूल, एल्वियोलाई के बाद हमेशा टिब्यूल ही आएगा, फिर डक्ट आएगा, इन्हीं तीनों में कंफ्यूजन होता है, ये तो आपको पता है। फिर डक्ट लास्ट में फूल जाएगा, दैट इज एम्पुला, और सबसे लास्ट में लैक्टिफेरस डक्ट होती है। तो ये सी, मतलब सी के बाद ई आना चाहिए, ये रहा CEA और फिर DB, यस ऑप्शन 3, ठीक है, क्लियर। ये याद रखो हमेशा एट, तो कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। अब यहाँ ये मत कर देना तुम कि मैम ने एट बताया था, ये डक्ट को तुम ये चूज कर दो, लैक्टिफेरस डक्ट लास्ट में होती है, मेमोरी डक्ट होती है पहले, ठीक है। चलिए भाई, इको आर फर्स्ट के लिए करेक्ट स्टेटमेंट्स चूज करने हैं आपको, कर लो। कट द डीएनए विद ब्लंट एंड्स, नहीं, इको आर फर्स्ट तो डायग्राम है हमारी बुक में, स्टिकी एंड्स बनाता है ना। रिकॉग्नाइज अ स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, यस ये तो हर एंजाइम का नेचर है। कट डीएनए बिटवीन G and A व्हेन एनकाउंटर द डीएनए सीक्वेंस, यस यहीं पर कट लगाता है दोनों स्ट्रैंड्स पर, ये भी ठीक है। क्या ये एक एक्सोन्यूक्लिएज है, नहीं एंडो है। तो यहां पर आपको करेक्ट चूज करने हैं, सो B, C and D, B, C and D ऑप्शन 4, ठीक है।
नेक्स्ट, विच आर प्रेजेंट इन फीमेल कॉकरोच। जनरली मेल कॉकरोच पे क्वेश्चन आता है, इस बार फीमेल कॉकरोच में क्या प्रेजेंट होता है। तो तुम्हें पता है स्टाइल तो मेल कॉकरोच मारता है, तो ये तो हटा ही दो। फैलिक ग्लैंड और मशरूम ग्लैंड भी मेल के डायग्राम में पढ़ी थी तुमने, ये भी हटा दो। बचा कोलेट्रियल ग्लैंड, वो ट्री जैसी ग्लैंड थी ना फीमेल में, और स्पर्मेथिका चैम्बर था जहां पे स्पर्म्स को स्टोर करते हैं। इसमें कंफ्यूजन हो सकता है बच्चों को कि स्पर्मेथिका फीमेल में क्या कर रहा है, तो मेल में होना चाहिए। नहीं, स्पर्मेथिका जब फीमेल कॉकरोच स्पर्म्स को रिसीव करती है तो स्पर्मेथिका में ही स्टोर करती है जब तक कि ओवम तैयार ना हो जाए। तो ये दोनों स्ट्रक्चर फीमेल कॉकरोच के हैं बच्चों, सो ए एंड सी। ठीक है, ग्लैंड्स तो अच्छे से पढ़ी है हमने, डायग्राम पढ़ा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो आप एलिमिनेशन टेक्निक से भी कर सकते थे। नेक्स्ट, ह्यूमन हेल्थ से क्वेश्चन आया है। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स का नेचर है मेटास्टेसिस, ए का थर्ड 3 ऑप्शन में दिया है देखो। ठीक है, बी का मेल्ट लिम्फोइड टिश्यू 2 ऑप्शन में दिया है, आगे जाना पड़ेगा। नाको नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एड्स को रोकती है, सी का सेकंड। एंड इंटरफेरॉन्स ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, नई वाली थेरेपी है ना इम्यूनोथेरेपी, उसमें पढ़ते हैं हम। साइटोकाइन बैरियर्स में गामा इंटरफेरॉन्स होते हैं। ठीक है, चलिए एनिमल किंगडम से क्वेश्चन आ गया भाई, देखें क्या पूछा है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन, अरे वाह आसान क्वेश्चन है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम 2 में ही होता है, एनेलिडा और कॉर्डेटा। ठीक है, तो इसमें से वो सारे हटा दो जिसमें एनेलिडा और कॉर्डेटा है। ये देखो मुझे जो दिख रहे हैं, हिरुडेनेरिया एनेलिडाए हटा दो, फेरेटिमा अर्थवॉर्म एनेलिडाए हटा दो, और इसमें से ये रहा एनेलिडा नेरीज एनेलिडाए हटा दो। ठीक है, तो एनेलिडा वाले ऑप्शन हटा दो तो तुम्हें सही मिल गया। अब थोड़ा कम टाइम में हो गया ना, कहा तो तुम एक एक ऑप्शन पढ़ते फिर सोचते कि ये किस किंगडम का है, ये किस फाइलम का है, किस फाइलम का है, फिर उसमें ओपन है कि क्लोज है ना। तो जहां पर ऐसी ट्रिक काम कर रही हो कि अच्छा ओपन पूछा है, क्लोज 2 में ही होता है, उसकी एग्जाम्पल देख लिए, वो हट गया, तो एलिमिनेशन टेक्निक से क्वेश्चन इजीली हो गया। अब तुम कंफर्म भी कर सकते हो, एनोफिलीज कॉर्डेटा है, ओ सॉरी आर्थ्रोपोडा है, लाइमेक्स स्नेल है यानी मॉलस्का है, लिम्युलस कौन सा था, लिम्युलस भी वही था ना मॉलस्का में, क्रैब था ना लिम्युलस आर्थ्रोपोडा में। ठीक है, मुझे जहां तक याद आ रहा है, और देख लेना एक बार, बट ये कंफर्म है कि ये तीनों आर्थ्रोपोडा और मॉलस्का के एग्जांपल हैं जिनमें ओपन सर्कुलेशन होता है। ठीक है, हाँ लिम्युलस किंग क्रैब भाई, कैसे भूल गए। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट ये लो एनिमल टिश्यू से एक और क्वेश्चन, क्या पूछा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टिव टिश्यू द सेल्स secrete fibers of collagen और elastin, यानी सिंपली वो कह रहा है इनमें से कौन से कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये तो बहुत आसान है, हम पढ़ते हैं एक ही कनेक्टिव टिश्यू ऐसा है जिसमें फाइबर्स नहीं होते, दैट इज ब्लड। ब्लड से लिम्फ बनता है, तो ब्लड एंड लिम्फ। तो बस यहाँ पे वो हटा दो, ये लो ब्लड में नहीं होंगे, कार्टिलेज में भी होंगे, एडिपोज एरियोलर बोन, सोचने की जरूरत ही नहीं है, बस ब्लड में नहीं होंगे वीनो। तो डी आपको इसमें से वो सारे ऑप्शन हटा दो जहां डी दिया है, ये लो ये सब एलिमिनेट हो गए, तो क्या बचा ऑप्शन 2। ये एलिमिनेशन टेक्निक बड़ी काम करती है बच्चों, लेकिन ये ऐसे नहीं आती, ये बहुत प्रैक्टिस से आती है। जब आपने बहुत अच्छे से चीजों को पढ़ा, प्रैक्टिस किए है ना क्वेश्चंस, तब जाके टेक्निक आती है काम हमारे, वरना नहीं समझ में आती। ठीक है, चलो फिर से एनिमल किंगडम का क्वेश्चन है, इनकरेक्ट पेयर बताना है। एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा में बायलेटरल सिमेट्री होती है क्या, बिल्कुल ठीक है। स्पॉन्जिस में सिलोम नहीं बनी थी, बिल्कुल ठीक है। सीलेंट्रेट एंड टीनोफोरा भाई में रेडियल सिमेट्री थी क्या, बिल्कुल ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। प्लेटीहेल्मिन्थीज डिप्लोब्लास्टिक, नहीं भाई, प्लेटीहेल्मिन्थीज से तो ट्रिप्लो शुरू हुआ था, टीनोफोरा तक डिप्लो थे, उसके बाद यहाँ से यहाँ पे 3 लेयर बन जाती है, पर फिर भी ये एसिलोमेट ही रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये लो, ये तुम्हारा हर साल आता है क्वेश्चन स्पायरोमेट्री पे, इस बार वैल्यूज की जगह डेफिनेशंस पूछी हैं, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टफ क्वेश्चन में रख देते हैं इसको अपन, है ना। रेजिडुअल वॉल्यूम हमें पता होता है कि क्या है, रेजिडुअल वॉल्यूम है ये रहा, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स आफ्टर फोर्सेबल एक्सपिरेशन। तो ए को थर्ड से मैच कर ले, क्योंकि और किसी में भी वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग नहीं लिखा हुआ है ना। तो देखते हैं काम बन रहा है क्या। चलो थैंक्स भाई टू एनटीए टू एग्जामिनर जिसने पेपर बनाया, ए का थर्ड एक ही ऑप्शन में दिया है, तो इस क्वेश्चन में अननेसेसरी दिमाग नहीं लगाना हमको, तो थर्ड करके आगे बढ़ जाना है ना, क्योंकि यहाँ ज्यादा दिमाग लगा दिया तो फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए दिमाग बचेगा ही नहीं। तो इसलिए बायो को आपको इस तरह से करना सीखना है बच्चों, कि आपको वहाँ पे 3 सब्जेक्ट्स करने होते हैं 3 घंटे में, ऐसा नहीं होता है एक ही पेपर करना है आपको 3 घंटे में, मतलब एक ही सब्जेक्ट करना है आपको, है ना। ये भी तो एक बड़ी
एक बड़ा चैलेंज है, ये भी सीखना है आप लोगों को। तो इसीलिए तो ऐसा नहीं है आप सोचे कि नीट का पेपर क्या है, एक एनसीईआरटी से आता है, पढ़ लेंगे, दे देंगे, क्रैक कर लेंगे। नहीं, जब घुसोगे इस फेज में, इस जर्नी में, तब पता चलेगा कि नीट का पेपर क्या है, डॉक्टर बनना क्या है। डॉक्टर्स चार्ज करते हैं हमसे, कितनी मेहनत करते हैं उस लेवल तक पहुंचने के लिए कि वो ह्यूमन बॉडी को डील कर सके। ठीक है, नेक्स्ट, मैच द कॉलम, इवोल्यूशन पे क्वेश्चन था बच्चों। अच्छा, ये थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी था। देखो आपको ये सब पहले हम पढ़ाते थे, मतलब अभी भी मैं थोड़ा बहुत तो बताती हूँ बच्चों को कि इतना इतना तुम्हें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, तो आप कर लोगे ये क्वेश्चन। जिसने पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा है तो फिर आपके लिए नया है, सुन लो एक बार। लिविंग फॉसिल, लिविंग फॉसिल है इनमें से लेटिमेरिया। आपके तो लिम्बुलस किंग क्रैब तो एनिमल किंगडम में, यहाँ पर भी एक लिविंग फॉसिल पढ़ाया जाता है, लेटिमेरिया। ठीक है, कनेक्टिंग लिंक, कनेक्टिंग लिंक की अगर बात करें ना, अच्छा यहाँ पर ना एनिमल किंगडम और इवोल्यूशन से मिक्स करके बना दिया। देखो इस क्वेश्चन को, याद है एकिडना कहाँ पढ़ते हो तुम? एकिडना ओवीपेरस मैमल है बच्चों, ओवीपेरस मैमल। मैमल्स जनरली विविपेरस होते हैं ना, बट ये ओवीपेरस मैमल है, इसलिए ये कनेक्टिंग लिंक होता है रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच का। तो कनेक्टिंग लिंक से आपको मैच करना पड़ेगा इसको। ठीक है, अब वेस्टिजियल ऑर्गन, हमारी बॉडी में कई सारे वेस्टिजियल ऑर्गन है, जैसे वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है। ठीक है, तो ये वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स को आप इससे मैच करोगे। कैनाइंस को भी कई बार वेस्टिजियल मान लिया जाता है। जो हमारा विजडम टूथ होता है, अक्कल दाढ़, वो भी वेस्टिजियल है। ठीक है, और एटाविज्म मैं बिल्कुल शॉर्ट में बताती हूँ इवोल्यूशन पढ़ाते वक्त कि कई बार हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी किसी में भी ऐसा कोई फीचर दिख जाना जो कई जनरेशंस पहले लुप्त हो चुका है, एक्सटिंक्ट हो चुका है, ऐसा कोई फीचर अगर दिख जाए तो उसको कहते हैं एटाविज्म। ठीक है, जैसे कई बार कोई बहुत मिलियंस में ऐसा होता है कि ह्यूमन बेबी एक टेल के साथ बॉर्न हो, तो उसको कहते हैं एटाविज्म। ठीक है, तो यहाँ पर एटाविज्म के लिए आपको दिया है एलोंगेटेड कैनाइंस। ठीक है, नॉर्मली हमारे कैनाइंस एलोंगेटेड थोड़ी ना है, लेकिन अगर बाई चांस किसी में शार्प कैनाइंस हैं, जैसे टाइगर्स वगैरह में होते हैं, तो वो भी एक तरीके का एटाविज्म है। बताता है कि कहीं ना कहीं हम उन्हीं से इवॉल्व हुए हैं, उसी चेन में इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, तो डी का फर्स्ट, तो देख लो भाई, सारे मैच कर दिए मैंने, देखा ही नहीं ऑप्शन। चलो ए का फोर्थ, ए का फोर्थ 3 ऑप्शंस में, इसमें बी का थर्ड 2 ऑप्शंस में है, वेस्टिजियल ऑर्गन ये रहा और फिर डी ये रहा, तो फिर ऑप्शन 1 हो जाए। ठीक है, आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन था, आई एग्री। एक क्वेश्चन आया इस बार आउट ऑफ एनसीईआरटी। थोड़ी बहुत टर्म्स तो मुझे मेन पेपर में भी मिली थी ना, इवोल्यूशन से ही थी, यानी इवोल्यूशन चैप्टर को थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी जाके आप नहीं समझ पाओगे, वो टीचर्स को पता है कि कितना पढ़ाना है। ठीक है, तो अगर पढ़ाएं तो पढ़ लेना। ठीक है, चलिए, नर्वस सिस्टम से क्वेश्चन था। श्वान सेल्स, श्वान सेल्स माइलिन शीथ बनाती हैं क्या, सबको पता है? ए का थर्ड, लो भाई मुश्किल आसान कर दी, कहीं कहीं तो आपको इजी भी दिया गया है, बाकी कर लोगे। नॉब, ठीक है, बायपोलर न्यूरॉन रेटिना में होते हैं, बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सक्रीटरी सिस्टम से, डायूरेसिस इज प्रिवेंटेड बाय, डायूरेसिस को रोकना है तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन, उसका नाम ही है एंटी डायूरेसिस। ठीक है, तो डायूरेसिस को रोकने के लिए एडीएच कहाँ है, ये रहा। अब एडीएच नहीं दिया, वैसोप्रेसिन दे दिया, उसका दूसरा नाम कौन सिक्रीट करता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, है ना। सारे नाम ऐसे दे दिए, जिस बच्चे ने डेप्थ में चीजें पढ़ी है वही कर सकता है। बार बार कह रही हूं मैं इस पेपर में ये बात, 2-3 साल बाद दिखा है मुझे इतना अच्छा पेपर। ठीक है, कोविड के बाद, आई कैन से कोविड के बाद, है ना। चलिए भाई नेक्स्ट, फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ एसटीडीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं, आपको बतानी है कौन सी कंप्लीटली क्यूरेबल नहीं है। तो इसमें हम ट्रिपल एच पढ़ते हैं क्या, एचआईवी, हर्पीज और हेपेटाइटिस। तो देख लेते हैं, वॉट्स, सिफिलिस, ट्राइकोमोनियासिस, ये रहा हर्पीज, हेपेटाइटिस। एचआईवी नहीं दिया, कोई बात नहीं, बी एंड डी आर नॉट क्यूरेबल, सो ऑप्शन 2। नेक्स्ट, करेक्ट ऑर्डर बताना है ऑफ पीरियड्स इन पैलियोजोइक एरा। ओहो, इवोल्यूशन से मेन पेपर में भी थोड़े टफ क्वेश्चंस थे, तो बैलेंस मेंटेन करने के लिए यहाँ भी टफ ही पूछे गए, देखो, है ना। हम कहीं थ्योरी में नहीं है, बट जब हम डायग्राम पढ़ते हैं उसमें मैं आपको कहती हूँ कि जस्ट डायग्राम में ना आप और कुछ मत याद करो, ये पीरियड्स और एरा देख जाना, क्या पता इस पे क्वेश्चन आ जाए। और देखो आ गया, पैलियोजोइक एरा में आपको सीक्वेंस बतानी है, उसमें आप है ना डीसीपी याद रख सकते हो, डीसीपी ये रहा, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, सिल्यूरियन सबसे पहले होता है, तो एस फिर डीसीपी, डीसीपी होता है ना पुलिस ऑफिसर में हायरार्की में, तो बस वही याद रखना आप। ठीक है, चलो, अब ऐसा नहीं है कि ऐसा एक क्वेश्चन आ गया तो तुम है ना सब कुछ डिटेल में पढ़ने बैठ गए, ऐसा भी नहीं है। मतलब एक बैलेंस्ड वे में पढ़ना है कि क्या हमें डिटेल में पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, और वो तुम्हें
हम ही बता सकते हैं बच्चों। इसलिए नीट की तैयारी ठीक है, अगर आप सेल्फ स्टडी से कर रहे हो, यूट्यूब चैनल से कर रहे हो, कर लो, बट फिर बहुत ही सिस्टमैटिकली होनी चाहिए। आपने एक टीचर को अच्छे से पकड़ रखा है, वो जो कह रहा है उसे फॉलो कर रहे हो, तब तो वो फ्रूटफुल है, वरना फिर आप कोई ना कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म ज्वाइन करके ही करो। ठीक है, नेक्स्ट, लब साउंड ऑफ हार्ट इज कॉज्ड बाय, लब एंड डब दो साउंड्स आते हैं, तो लब साउंड पहले आता है, पहले कौन से वॉल्व बंद होते हैं, जो एवी वॉल्व्स हैं, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड, क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व्स। ठीक है, चलिए भाई, मैच द लिस्ट। फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटल्स से क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस क्या है, ये रहा, फैटी कुशन ऑफ सेल्स कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। ए का सेकंड दो ऑप्शंस में है, दोनों में बी का थर्ड है, तो दिमाग नहीं लगाना, पता है हमको बी का थर्ड क्लाइटोरिस। ठीक है, अच्छा हाइमेन से कर लो ना, हाइमेन सबको पता है थिन मेम्ब्रेन है, सी का फोर्थ तो एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, एक नजर में देख लिया करो, जो सबसे आसान है कंफर्म है, अगर उससे आंसर मिल रहा है तो वेल एंड गुड। एन्यूप्लॉइडी पे फिर क्वेश्चन आ गया। एन्यूप्लॉइडी इज अ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर वेयर क्रोमोसोम नंबर इज नॉट द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ इट्स हैप्लॉइड सेट। वी नो, या तो एक क्रोमोसोम एडिशनल होता है, या एक मतलब 2n+1 होता है, या 2n-1 होता है ना। क्यों होता है ऐसा, ड्यू टू यानी या तो एडिशन हो गया क्रोमोसोम का, या डिलीशन हो गया, एडिशन हो गया, डिलीशन हो गया। ये जीन नहीं कह रहा, क्रोमोसोम का एडिशन या डिलीशन कह रहा है। ठीक है, बाकी सारे ट्रांसलोकेशन, इन्वर्जन, सब्स्टिट्यूशन वो अलग है। ठीक, तो बी एंड सी ये ठीक है, जिसमें से ट्रांसलोकेशन तुम ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ते, थोड़ा सा पढ़ाती हूँ मैं म्यूटेशंस के वक्त की क्रोमोसोम्स की आर्म्स कैसे ट्रांसलोकेट कर जाती हैं, थोड़ा सा आउट ऑफ कह सकते हैं आप, हल्का सा बिट आउट ऑफ एनसीईआरटी था, ज्यादा नहीं। नेक्स्ट स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या है भाई, आरएनए इंटरफेरेंस, ये वो है बायोटेक, मत समझ लेना आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक्स नहीं है। आरएनए आई मेथड पढ़ते हैं ना बायोटेक की एप्लीकेशंस में, वहां से है। RNA interference takes place in all eukaryote as a method of cellular defense, बिल्कुल ठीक है। RNAi involves the silencing of a specific mRNA, बिल्कुल ठीक है। स्पेसिफिक mRNA की साइलेंसिंग करता है ड्यू टू, कैसे करता है, बाय कॉम्प्लीमेंट्री सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। कर दी ना गड़बड़, सिंगल नहीं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनता है, एक सेंस स्ट्रैंड और एक एंटी सेंस स्ट्रैंड, तो ये हो गया गलत, बाकी सब सही है। दैट बाइंड एंड प्रिवेंट ट्रांसलेशन ऑफ mRNA, तो जल्दीबाजी में हो सकता है वर्ड दिखे भी ना आपको, पूरा स्टेटमेंट ठीक लगे और आप दोनों को सही कराओ, इसीलिए कह रही हूँ स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में बहुत प्रिसीजन चाहिए, प्रिसाइजली हर एक वर्ड पे ध्यान देके आपको पढ़ना है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 सही है, सेकंड फॉल्स है, ये रहा ऑप्शन 1। बढ़े आगे। erythropoietin is produced by JG cells of the kidney, erythropoietin is produced by JG cells, क्या ठीक है। लीडिक सेल्स प्रोड्यूस एंड्रोजन्स, बिल्कुल ठीक है, टेस्टोस्टेरोन है ना। ANF which is a peptide hormone is secreted by seminiferous tubule, नहीं, ये तो हार्ट सिक्रीट करता है, एट्रियम सिक्रीट करता है। कोलिसिस्टोकाइनिन इज प्रोड्यूस्ड बाय GIT, बिल्कुल ठीक है। कोलिसिस्टोकाइनिन गॉल ब्लैडर वगैरह पे एक्ट करता है, पर इसको प्रोड्यूस तो GIT ही करता है। ठीक है, मतलब जो मेन ट्रैक है। गेस्ट्रिन एक्ट ऑन इंटेस्टाइनल वॉल, नहीं, गेस्ट्रिन स्टमक वॉल, गेस्ट्रिन गेस्ट्रिक सेल्स पर एक्ट करता है एंड हेल्प इन प्रोडक्शन, ये गलत हो गया, इंटेस्टाइनल वॉल गलत लिखा है इन्होंने। ठीक है, तो आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बताने थे क्या बच्चों, यस रॉन्ग स्टेटमेंट बताने थे। ऐसे क्वेश्चंस में ना एक बार दोबारा टैली कर लिया करो, कई बार हम पढ़ लेते हैं फिर भूल जाते हैं, करेक्ट बताने थे इनकरेक्ट बताने थे। ठीक है, तो अब देखो जैसे मान लो तुम ऊपर का भूल गए, तुमने पढ़ लिया मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, तो तुम करेक्ट वालों को टिक कराओगे, है ना। C एंड E ये रहा, ये रॉन्ग है। ठीक, क्लियर। चलिए फिर से बायोटेक का क्वेश्चन है, इवेंट बेस्ड क्वेश्चन, PCR के स्टेप्स को अरेंज करना है, कर दो, ये तो मुश्किल काम नहीं है। डीनेचुरेशन सबसे पहले होगा, फिर अनीलिंग होगा, अनीलिंग के बाद एक्सटेंशन होगा, बट यहाँ पर इन्होंने दिया है टेक पॉलीमरेज, तो ये एक्सटेंशन से पहले ऐड करो तभी तो एक्सटेंशन होगा, और फिर बार बार रिपीट होता रहेगा एम्प्लीफिकेशन। तो CAD ये रहा, CADEB फर्स्ट। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनता है काउंटर करंट मैकेनिज्म से, सही है क्या, बिल्कुल ठीक है। काउंटर करंट मैकेनिज्म हेल्प टू मेंटेन ऑस्मोटिक ग्रेडियंट इन मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम,
काउंटर करंट मैकेनिज्म से यही होता है ना, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट मेंटेन रहता है। दोनों ठीक है, स्टेटमेंट बोथ आर करेक्ट। ठीक है, कंसेंट्रिकली अरेंज सिस्टर्नी ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स, जीबी से क्वेश्चन है, सेल से। ठीक है, हमने पढ़ा है, यस कंसेंट्रिकली अरेंज रहती हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स में, नियर द न्यूक्लियस होता है, बिल्कुल ठीक है। जिस ध्यान है ना आपको, ये न्यूक्लियस है अगर, तो मतलब सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, तो गोल्जी बॉडी हम ऐसे ड्रॉ करते हैं ना। मैं हमेशा कहती हूँ न्यूक्लियस के पास वाली सरफेस सिस है, ये वाली ट्रांस है। सिस हमेशा कॉन्वेक्स होती है, जहां से चीजें एंटर करती है तो उसको फॉर्मिंग फेस बोलते हैं। तो ये कह रहा है कि डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स सिस, कॉन्वेक्स है, सिस है और मैच्योरिंग, गड़बड़ हो गई। सिस को इसने मैच्योरिंग फेस कहा है, नहीं, सिस फॉर्मिंग फेस है, यहां से चीजें बनने के लिए एंटर करती हैं, और ये वाली मैच्योरिंग फेस है, यहां से चीजें निकलती हैं। तो इस वजह से ये गलत है, और वैसे ट्रांस को भी इसने फॉर्मिंग कह दिया, तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। ठीक है, अ नंबर ऑफ प्रोटीन्स आर मॉडिफाइड इन द सिस्टर्नी ऑफ गोल्जी, यहां तक बिल्कुल ठीक बात है, मॉडिफिकेशन होता है जीबी में, बिफोर दे आर रिलीज्ड फ्रॉम सिस फेस। क्या मॉडिफिकेशन के बाद वो सिस फेस से रिलीज होती है? नहीं, ट्रांस फेस से रिलीज होती हैं। तो ये भी हो गया गलत। ये वही बच्चा कर पाएगा जिसने गोल्जी बॉडी के स्ट्रक्चर को अच्छे से पढ़ा है, क्लास में हम बहुत अच्छे से कवर करते हैं इसको। तो यस, बोथ आर फॉल्स। ऊपर ऊपर से नहीं कि ठीक है ये कॉन्वेक्स हो गया, कॉन्केव हो गया, सिस और ट्रांस के बारे में डिटेल में पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए भाई, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से आसान क्वेश्चन है, पार्चुरेशन, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, ए का थर्ड, दो ऑप्शन है, दोनों में बी का फोर्थ है, तो बी तो हमें मैच करने की जरूरत ही नहीं है। कोलोस्ट्रम सबको पता है, न्यूबॉर्न के लिए जो इनिशियल मिल्क होता है, सी का फर्स्ट, फिमरी भी पता है, फर्स्ट ऑप्शन ठीक है। असर्शन रीजन आ गया, लो एक और एनिमल किंगडम से, मेंबर्स ऑफ सबफाइलम वर्टिब्रेटा possess नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। वर्टिब्रेटा में भी एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो नोटोकॉर्ड ही होती है ना। दिस नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन द एडल्ट। बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, एग्जैक्टली एनसीईआरटी से, कि जब ये नोटोकॉर्ड रिप्लेस होता है बोनी कॉलम वर्टिब्रल कॉलम से, तो वो या तो कार्टिलेजिनस होता है या बोनी भी होता है ना। कार्टिलेजिनस हम पढ़ते हैं उसमें कॉन्ड्रिक्थीज में होता है, इवन साइक्लोस्टोमेटा में भी होता है। ठीक है, 10 ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट्स बट ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स। जल्दीबाजी में आप ठीक कराओगे, इसे ढंग से पढ़ लो। ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट्स एंड बट नॉट ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स। उल्टा लिख दिया ना इन्होंने बच्चों, पहले कॉर्डेट्स आता है उसमें वर्टिब्रेट्स आता है ना, तो आप कहोगे ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। तो ये गलत है। ऐसी चीजों को करते वक्त हमारा माइंड सेट हो जाता है कि हाँ ये ठीक है, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, आगे बढ़ो, बट ये स्टेटमेंट ही गलत है। ठीक है, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। नेक्स्ट, मदर हैज ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, फादर हैज बी पॉजिटिव, चाइल्ड इज ए पॉजिटिव, व्हाट आर द पॉसिबल जीनोटाइप्स ऑफ ऑल थ्री। ठीक है भाई, लगा लेते हैं। मदर का ए पॉजिटिव है ना, तो ए पॉजिटिव में ए हो सकता है या ए आई हो सकता है। फादर का बी पॉजिटिव है तो बी बी हो सकता है और बी आई हो सकता है। बच्चे का ए पॉजिटिव है तो बच्चे का भी ए भी हो सकता है और ए आई भी हो सकता है। क्या ए पॉसिबल है बच्चों? वो तो तब पॉसिबल होता जब ए के यहां से आता, ए के यहां से आता, तो ये तो बच्चे का नहीं है। बच्चे का तो कंफर्म हो गया हमें, यही वाला पॉसिबल है, ए आई। तो यहां पर पहले तो अब वो ऑप्शंस देख लो जिसमें ए आई दे रखा है, ये रहा, ये रहा, ये रहा, तो ये दोनों तो हट गए। ठीक है, क्लियर। तीसरे पे बच्चे का है ना, रिस्पेक्टिवली तीन जीनोटाइप्स दिए हैं। ओके, अब ये कह रहा है कि ऑप्शंस देखते जाते हैं कि ए ठीक है और बी आई। अब देखना, अगर ए और बी आई होता तो यहां से ए और यहां से आई आ सकता था, बिल्कुल, तो ये पॉसिबिलिटी ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, ये कह रहा है कि इनका ए होता और इनका बी भी होता, हो सकता था, बट क्या इससे ए आई बनता? ए बी ब्लड ग्रुप आता फिर बच्चे का, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। और ये कह रहा है कि एक का होता ए आई, यानी ये रहा, और इधर है बी आई, तो यस ए और आई आ सकता था, क्या दिक्कत है? बिल्कुल आ सकता था। तो ये ऑप्शन भी पॉसिबिलिटी भी है ना। तो बी एंड ई पॉसिबिलिटीज आर देयर। इस तरह से करते हैं ऐसे वाले क्वेश्चंस को। पहले लिख लो क्या क्या है, उनमें से कोई एक ढूंढ लो और फिर ऑप्शन सही से मैच कर लो। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट,
इकोलॉजी से लो, तुम्हारे ग्रोथ मॉडल्स पे क्वेश्चन है, लॉजिस्टिक ग्रोथ और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। दिखने में बड़ा भयानक सा क्वेश्चन है बड़ा आसान। यू ऑल नो दिस ग्राफ वेरी वेल। यहाँ पे जहाँ पे ग्रोथ होती जा रही है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है और ये लॉजिस्टिक ग्रोथ है। तो देख लो तुम, ए रिप्रेजेंट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ व्हेन रिस्पॉन्सेज आर नॉट लिमिटिंग, बिल्कुल ठीक है, एंड बी रिप्रेजेंट लॉजिस्टिक ग्रोथ व्हेन रिस्पॉन्सेज आर लिमिटिंग। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन, है ना। यहाँ तो ए को वैसे ही लॉजिस्टिक लिखा हुआ है, यहाँ को एक कैरिंग कैपेसिटी लिखा हुआ है, यहाँ ए को एक्सपोनेंशियल तो लिखा है, लेकिन साथ में लिखा है रिस्पॉन्सेज आर नॉट लिमिटिंग, ये भी ठीक है, बट बी को कैरिंग कैपेसिटी लिख दिया। बी कैरिंग कैपेसिटी थोड़ी ना है, कैरिंग कैपेसिटी तो के है, इसलिए गलत हो गया। ठीक है, चलो कहां से आया, लोकोमोशन एंड मूवमेंट से। अच्छा, मसल कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म से भी है, देखो क्वेश्चन, अच्छी बात है। करेक्ट स्टेटमेंट्स बताने हैं आपको, ठीक है। इट इज इनिशिएटेड बाय अ सिग्नल सेंट बाय सीएनएस वाया सेंसरी न्यूरॉन। सिग्नल मोटर न्यूरॉन से आते हैं, गलत हो गया। न्यूरोट्रांसमीटर जनरेट एक्शन पोटेंशियल इन द सार्कोलेमा, बिल्कुल ठीक है। इंक्रीज कैल्शियम लेवल लीड्स टू द, जैसे ही अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम रिलीज करती है, उसका लेवल बढ़ता है, तो बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम होती है क्या ट्रोपोनिन से, ट्रोपोनिन को अपनी बातों में उलझाता है और एक्टिन और मायोसिन का मिलन हो जाता है, बिल्कुल ठीक है। मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट फॉर एक्टिन, मास्किंग हो जाएगी तो फिर कैसे मिलन होगा, अनमास्किंग होती है, गलत है। यूटिलाइजिंग द एनर्जी फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलिसिस टू फॉर्म क्रॉस ब्रिज, बिल्कुल ठीक है। एटीपी टूटता है तभी तो क्रॉस ब्रिज बनता है एनर्जी को यूज करके। तो बी सी एंड ई, बी सी एंड ई, ऑप्शन 1 करेक्ट स्टेटमेंट ही पूछे हैं ना, यस, है ना। कहीं इनकरेक्ट पूछे और हमको ए और डी टिक करना होता है ना, ऐसी भी गलतियां हो जाती हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे आ गए क्या हम, थर्ड लास्ट पे आ गए। ये लो, एनिमल टिश्यू से एक और क्वेश्चन था बच्चों। स्क्वैमस एपिथेलियम को किससे मैच करोगे, स्क्वैमस एपिथेलियम को मैच करोगे तुम, ये रही वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, है ना, एक्सचेंज होता है जहां पर। ए का थर्ड, दो ऑप्शंस में है। सिलिएटेड एपिथेलियम सबको पता है क्या, फेलोपियन ट्यूब और रेस्पिरेटरी ट्रैक में होती है, तो बी का फोर्थ, तो हमें मिल गया ऑप्शन 4, ग्लैंडुलर गोबलेट सेल्स, कंपाउंड एपिथेलियम पेनक्रियास में। ठीक है, नेक्स्ट ह्यूमन हेल्थ से, यस इम्यूनिटी पे एक क्वेश्चन बनता है, आना चाहिए, आ गया, ये रहा। इसमें तुमसे पूछा है बी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज बनाती हैं क्या, तो बी लिम्फोसाइट्स ये रहा, प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ प्रोटीन्स, है ना, एंटीबॉडीज को आर्मी ऑफ प्रोटीन्स कहते हैं, एनसीईआरटी में लिखा है। ये लो, एक ही ऑप्शन से मैच हो जाएगा, लास्ट में होने चाहिए ऐसे क्वेश्चन, है ना, ज्यादा दिमाग नहीं चलता उस समय, बस पेपर खत्म करने की जल्दी रहती है। इंटरफेरॉन्स यू नो इनेट इम्यूनिटी, टी लिम्फोसाइट सीएमआई, और कोलोस्ट्रम से पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से क्या है देख लेते हैं। ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन 20 से 25% CO2 is carried by hemoglobin in the form of कार्बमिनोहीमोग्लोबिन, बिल्कुल ठीक है। 23% हम एवरेज कहते हैं ना, हीमोग्लोबिन के साथ जाती है। दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू हाई PCO2, टिश्यूज में हमेशा CO2 का लेवल हाई रहता है, और लो PO2 टिश्यूज में, तभी तो ये बाइंडिंग होती है, और एल्वियोलाई पे जाकर उल्टा एक्शन हो जाता है। तो यस, ये बाइंडिंग इसी वजह से होती है। तो ऐसा दोनों सही है, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। असर्शन रीजन में सबसे आसान हो जाता है क्वेश्चन अगर ये वाला ऑप्शन हो तो उसमें, है ना। तो ये हुआ बच्चों आपका ज़ूलॉजी का भी पेपर कंप्लीट। तो हमने बॉटनी एंड ज़ूलॉजी के सभी जो टोटल मिला के आपके 100 क्वेश्चंस हैं वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, आपने देखा कि रीनीट में पेपर का लेवल थोड़ा अच्छा था, टफ नहीं था। टफ का मतलब होता है ऐसी चीजें पूछ लेना जो एक्सपेक्टेड ही नहीं है, आउट ऑफ एनसीईआरटी पूछ लिया, नया नया कुछ पूछ लिया जो पता ही नहीं, पूछा ही नहीं गया कभी, ऐसा नहीं था। जो पूछा जाता है वही पूछा गया, बस थोड़ा तरीके से पूछा गया। लेवल ऑफ क्वेश्चंस अच्छे थे जिनके लिए थोड़ी डेप्थ नॉलेज रिक्वायर है। तो अब से जो भी बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है वो इस बात का स्पेशली ध्यान रखेगा कि उसको चीजों को सुपरफिशियली नहीं डेप्थ में पढ़ना है, और हर बार जब भी रिवीजन करो एनसीईआरटी से ही करना है, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चंस भी अगर थे ना, स्टेटमेंट टाइप नहीं भी थे, तो उसमें भी मैंने देखा सीधा सीधा एनसीईआरटी से वो फ्रेज उठाए गए हैं। ओके, तो जितनी भी बार रिवाइज करो बच्चों, पढ़ो, रीड करो, नोट्स बनाओ, बहुत जरूरी है, पर उसके बाद एनसीईआरटी रीडिंग इज कंपलसरी, बिना उसके नीट में सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के भी वीडियो सॉल्यूशंस जल्द ही चैनल पर मिल जाएंगे।
पूरा पेपर देखने के बाद आप अपनी प्रिपरेशन उसी अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर रीनीट, सभी स्टूडेंट्स के लिए रीनीट से रिलेटेड कोई भी डिसीजन आता है तो विल इन्फॉर्म यू। ओके, गुड बाय।